अध्याय 1। प्रस्तावना। क्या आप एक आयामी यात्री बनना चाहेंगे? मुझे अंततः अल्टीमेट अफ्रीकी सरदार का उपनाम मिल गया है। एकमात्र एसएसआर कार्ड जो मुझे मिला वह एक दोमुखी बुद्ध था जो कार्ड के टुकड़ों से जमा हुआ था। मुझे इससे पहले कभी भी एक पक्षी बहन या एक गोल्डफिंगर नहीं मिला है। मैं अब इस खेल को नहीं खेलना चाहता। लिन हुआंग अभिव्यक्तिहीन थे। वह आधे साल से मास्टर एक्स खेल रहा था। हजारों ताबीज प्राप्त करने के बाद उसे कभी भी एसएसआर कार्ड नहीं मिला था। एसआर कार्ड, बड सिस्टर या गोल्डफिंगर भी नहीं। वह केवल कार्ड के टुकड़े जमा करके उन्हें प्राप्त करने में कामयाब रहा, इसलिए उसे 10 कार्ड ड्रॉ की कोई उम्मीद नहीं थी। उपनाम मिलने के बाद से उसने पूरी तरह से खेल छोड़ दिया था और लड़ाई में हारना शुरू कर दिया था। उन्होंने खेल पर अपनी उंगली रखी, एक गहरी सांस ली और खेल को हटा दिया। जैसे ही वह अपना फोन जेब में रखने ही वाला था कि उसे कंपन महसूस हुआ। फिर उन्होंने स्क्रीन पर देखा। बीच में सोने के रंग का वाक्य के साथ यह पूरी तरह से काला था। क्या आप आयामों के माध्यम से यात्रा करना चाहेंगे? नीचे एक ही विकल्प था। हाँ। यह एक ऑनलाइन गेम विज्ञापन की तरह लग रहा था। हाँ, मेरे जैसा। चूंकि उसने अभी अभी मास्टर एक्स गेम को डिलीट किया था, लिन हुआन का कोई नया गेम डाउनलोड करने का मूड नहीं था। उसने अपने फोन के होम बटन पर टैप किया। जैसे ही उसने अपना फोन अपनी जेब में रखने की कोशिश की, उसका फोन फिर से कंपन करने लगा। उसने अपने फोन पर एक नज़र डाली, यह वही पेज था। इसे रोक। यह मोबाइल गेम अंतहीन पॉपअप विज्ञापनों के साथ कुछ ऑनलाइन गेम की तरह है। ऐसे गेम को कौन खेलना चाहेगा? उसने मुंह फेर लिया और पन्ना बंद कर दिया। जैसे ही वह अपना फोन रखना चाहता था, वही पेज फिर से पॉपअप हो गया। क्या यह वायरस हो सकता है? लिन हुआंग ने मुंह फेर लिया। वह अपने फ्रूट 7 स्मार्टफोन से प्यार करता था जिसे उसने अभी खरीदा था। आखिर उसे पाने के लिए उसने पूरे 1 महीने की तनख्वाह खर्च कर दी। उसने अपना फोन फिर से चालू किया और कुछ देर के लिए स्क्रीन पर देखा। पेज फिर से पॉपअप नहीं हुआ, उसे राहत मिली। जब उसने अपना फोन उठाया, तो उसका फोन वाइब्रेट हुआ और पेज फिर से पॉपअप हो गया। क्या आप आयामों के माध्यम से यात्रा करना चाहेंगे? नीचे एक ही विकल्प था। हाँ, यह दूर नहीं जा रहा है। लिन हुआन गुस्से में था। चूंकि मैं इसे बाद में ठीक कर रहा हूं, मैं देखूंगा कि यह किस तरह का बेवकूफ़ी भरा खेल है और मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। कुछ झिझक के बाद, लिन हुआंग ने स्क्रीन पर हाथ दबाया। जैसे ही उन्होंने हाथ टैप किया, स्क्रीन बदलने लगी। प्रिय आदरणीय आयामी यात्रा उम्मीदवार, हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। कृपया नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। यदि आप सहमत हैं, तो कृपया स्वीकार करें पर क्लिक करें और आप आधिकारिक तौर पर एक आयामी यात्री होंगे। आपका यात्रा कोड प्राप्त करने के बाद, हम आपको एक गोल्डफिंगर भेजेंगे और आपको दूसरी दुनिया में स्थानांतरित कर देंगे। आनंद लेना। नियम और शर्तें सामने आने से पहले शब्द लगभग 20 सेकंड के लिए दिखाई दिए। 1. यात्रियों की वर्तमान मृत्यु दर 73% जितनी अधिक है। कृपया अपनी यात्रा से पहले खुद को तैयार करें। मौतों के कारण नीचे दिए गए हैं। आत्महत्या मृत्यु दर 48%। युद्ध से मृत्यु दर 33%। प्राकृतिक मृत्यु दर 10%। हत्या मृत्यु दर 6%। गोल्डफिंगर को सक्रिय करने में विफल मृत्यु दर 2%। दुर्भाग्य मृत्यु दर 1%। अल्पविराम। लिन हुआंग ने केवल पहले कुछ पन्नों पर नजर डाली क्योंकि नियम और शर्तों के 118 पेज थे। वह पूरी बात पढ़ने में बहुत आलसी था, इसलिए उसने नीचे तक स्क्रॉल किया और स्वीकार करें बटन पर क्लिक किया। आदरणीय उम्मीदवार, अब आप आधिकारिक तौर पर एक आयामी यात्री हैं। आपका यात्री कोड 1,42,857 होगा। गोल्डफिंगर पेज में प्रवेश कर रहा है। स्क्रीन फिर से बदली। स्क्रीन पर 36 कॉलम का स्पिनर था। प्रत्येक स्तंभ एक ही आकार का था और उनमें से प्रत्येक पर 12 बजे की दिशा में एक सूचक के साथ एक सुनहरा प्रश्न चिन्ह था। स्पिनर के नीचे 2 बटन थे, एक स्टार्ट था जबकि दूसरा स्टॉप था। बटनों के नीचे नियमों का विवरण भी था। स्टार्ट दबाएं और पॉइंटर घूमना शुरू कर देगा। पॉइंटर को रोकने के लिए स्टॉप दबाएं। जिस आइटम पर पॉइंटर रुकता है वह आपकी गोल्डफिंगर होगी। यदि आप स्टॉप बटन नहीं दबाते हैं,
तो स्पिन शुरू होने के 1 मिनट बाद पॉइंटर अपने आप बंद हो जाएगा। अब तक, उन्होंने अभी तक मुझे खेल का नाम नहीं दिखाया है। मुझे बताओ कि यह कौन सा खेल है। लिन हुआंग ने स्टार्ट दबाया और स्पिनर तेजी से घूमने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने स्टॉप बटन दबाया। कुछ देर ग्लाइड करने के बाद पॉइंटर एक प्रश्न चिन्ह पर रुक गया। यह तब एक ब्लैक कार्ड बन गया और स्पिनर गायब हो गया। कार्ड को बड़ा किया गया और पूरी स्क्रीन पर कब्जा कर लिया गया। लिन हुआंग ने अपनी भौहें उठाईं। कार्ड को किनारों पर धातु के काले और सोने के पैटर्न के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया गया था। खराब कार्ड डिजाइन नहीं, लिन हुआंग ने बधाई दी। हालांकि, जैसा कि उसने मास्टर XX गेम के बारे में सोचा था कि उसने आधा साल खेलने में बिताया, वह फिर से परेशान हो गया क्योंकि यह भी एक कार्ड गेम था। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, उसके फोन से एक काली चमक निकलकर उसके माथे पर आ गई। लिन हुआंग ने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया और अपने फोन की स्क्रीन को देखा जो बदलने लगी थी। गोल्डफिंगर भेजा गया है, अब बेतरतीब ढंग से इस यात्रा के लिए एक प्रारंभिक दुनिया चुन रहा है। क्या मैं अंत में खेल में शामिल हो रहा हूँ? लिन हुआंग मुस्कुराया। जैसे ही मुझे गेम का नाम दिखाई देगा, मैं एक स्क्रीनशॉट लूंगा और इस बेवकूफ़ी भरे गेम की रिपोर्ट करूंगा। जल्द ही, उनके फ़ोन की स्क्रीन फिर से बदल गई। प्रारंभिक दुनिया जिसे बेतरतीब ढंग से चुना गया था वह मॉन्स्टर पैराडाइस है। यात्री 1,42,857 अपनी यात्रा का आनंद लें। पॉप, उसका सोना फ्रूट 7 फोन फर्श पर गिर गया। स्क्रीन नष्ट हो गई। लिन हुआंग वहां से गायब हो गया जहां वह था। अल्पविराम, यात्री का क्रमांक 1,42,857। नाम, लिन हुआंग। लिंग पुरुष, यात्रा से पहले आयु 25 वर्ष, यात्रा के बाद आयु 15 वर्ष। प्रारंभिक दुनिया, राक्षस स्वर्ग। ट्रैवलिंग आइडेंटिटी सेटिंग, लिन हुआंग, माले 15। उसकी 13 वर्षीय बहन परिवार की एकमात्र सदस्य है जो उसने दुनिया में छोड़ी है। टूटे हुए जीवन चक्र के साथ पैदा हुए, उनका जीवन काल आम लोगों की तुलना में 10 गुना छोटा है। शेष जीवन काल 91 दिन। मेमोरी इंटीग्रेशन 98%। यात्रा की संख्या 1। गोल्डफिंगर स्थिति, निष्क्रिय, अर्धपारदर्शी पृष्ठ को देखते हुए, लिन हुआंग थोड़ा चौंका। उसे याद नहीं आया कि उसने इस हफ्ते कितनी बार उसी पन्ने को देखा था। लिन हुआंग को इस दुनिया में आए और 15 साल के किशोर बने हुए एक हफ्ता हो गया था। वह उत्कृष्ट था, हंटर रिजर्व कॉलेज में नए स्नातकों के बीच पहला स्थान हासिल करते हुए, जहां उसने अपने लगभग सभी पेपरों के लिए पूर्ण अंक प्राप्त किए। हालांकि, उसे एक घातक झटका लगा, उसका टूटा हुआ जीवन चक्र। लाइफ व्हील में एक दरार थी जो उसके शरीर में एक भूरे रंग के पत्थर की तरह लग रही थी। यह लगभग आधे में टूट गया था। 360 लाइफ लाइट कॉलम में से केवल 3 ही जलाए गए थे और तीसरा काफी मंद था। आम लोगों के लिए, ये कॉलम 3 साल के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन चूंकि उनका जीवन काल 10 गुना तेज था, इसलिए लिन हुआंग के पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे थे। मैं अब बेहतर दिखता हूँ, शायद केवल एक चीज जिससे मैं खुश हो सकता हूँ। लिन हुआंग ने शीशे के सामने खुद पर हंसते हुए अपना सिर पीछे कर लिया। उसके काले, सूजे हुए छोटे बाल थे जिनकी आंखें गहरी और गहरी थीं। लिन हुआंग में अच्छी विशेषताएं थीं। इसके बावजूद, एक पल के भीतर, उसने अपनी मुट्ठी कस ली और भौहें चढ़ा दीं। अच्छा दिखने का क्या फायदा? हालांकि मेरे यात्रा शुरू करने से पहले आपने मुझे जो गोल्डफिंगर देने का वादा किया था, वह मेरे पास है, कम से कम मुझे इसका उपयोग करने के बारे में एक मैनुअल भेजें। 1 हफ्ता हो चुका है और मुझे अभी भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं जियोही को कैसे सक्रिय कर सकता हूँ। जियो हेई वह गोल्डफिंगर था जिसे लिन हुआंग ने समय यात्रा करने से पहले बेतरतीब ढंग से चुना था। यह एक काला कार्ड था और उसने इसे सक्रिय करने के लिए हर संभव कोशिश की थी लेकिन असफल रहा। उसे नहीं पता था कि उस कार्ड का क्या काम है। मैं वापस आ गया, भाई। जैसे ही लिन हुआंग ने आईने की ओर इशारा किया, ब्लेम गेम खेलते हुए, उसने दरवाजे के पीछे से एक लड़की की आवाज सुनी। कुछ ही देर में दरवाजा बंद हो गया और उसे लगा कि लड़की ने पासवर्ड डालकर घर में प्रवेश किया होगा। फिर उसने अपने सामने अर्धपारदर्शी पृष्ठ बंद कर दिया और सीढ़ियों से नीचे चलने से पहले अपनी भावनाओं का जायजा लिया।
वह एक छोटे से 2 मंजिला पेंटहाउस में रहता था जहां दोनों बेडरूम दूसरी मंजिल पर थे। वह भूतल पर पहुंचा और उस लड़की को देखकर मुस्कुराया जो अपने जूते बदल रही थी। लड़की 13 साल की छोटी, काले बालों वाली लग रही थी, जिसकी लंबाई उसके कानों से थोड़ी नीचे थी। उसकी बैंग्स ने उसकी बाहें पूरी तरह से ढक लीं और उसकी आंखें उज्ज्वल और भोली थीं। उसने एक मुद्रित सफ़ेद टी शर्ट, फीकी नीली जीन्स और सफ़ेद स्नीकर्स की एक जोड़ी पहनी थी। पूरी ईमानदारी से, उसके कपड़ों ने उसे एक लड़के जैसा बना दिया। शिनेर, आप वापस आ गए हैं। अपने हाथ धो लो, हम जल्द ही खाना खा रहे हैं। वे टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठ गए। जब वे खाना खा रहे थे, लिनहुआन की बाईं पिनकी में झुनझुनी होने लगी। जल्द ही, उनके सामने एक अर्ध पारदर्शी वीडियो पेश किया गया। लिनशिन के साथ भी यही हुआ था। जब उसने अपनी अंगूठी को एक वीडियो प्रोजेक्ट करते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद सभी को अंगूठी दी गई। इसमें ऐसी जानकारी थी जिसमें एक व्यक्तिगत पहचान खाता और भंडारण के लिए एक छोटी सी जगह शामिल थी। यह हॉट नेटवर्क से जुड़ा एकमात्र टूल भी था। इस तरह के अनुमान दुर्लभ थे और अगर कभी ऐसा कुछ हुआ, तो आमतौर पर इसका मतलब था कि कुछ बड़ा हुआ था। लिन हुआंग ने खाना बंद कर दिया और प्रोजेक्शन को देखने लगा। लिन शिन को भी यह अजीब लगा। वीडियो में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गंभीर भाव से दिख रहा था। लिन हुआंग ने उसे पहचान लिया। वह नंबर 7 सेफ्टी जोन का न्यूज़ रिपोर्टर था, जो काफी लोकप्रिय दोस्त था। ताज़ा खबर, किसी को नंबर 7 डी 101 से 310 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक नया वर्चुअल आई मिला। एक राक्षस आक्रमण की एक उच्च संभावना है। जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, कृपया जागरूक रहें। पैर जमाना न छोड़ें, आज रात घर के अंदर ही रहें। वीडियो देखने के बाद, लिन हुआंग ने एरिया नंबर के रूप में भौहें चढ़ा दी। नंबर 7 डी 101 उनके घर, वुलिन टाउन का आधिकारिक कोड था। क्षेत्र के आकार के आधार पर, वुलिन टाउन को 4 ग्रेड ए, बी, सी और डी में वर्गीकृत किया गया था, जो क्रमशः एक क्षेत्र के आकार का प्रतिनिधित्व करता था जो कि बड़ा, मध्यम, छोटा और एक कोर आकार था, जो सबसे छोटा था। डी अक्षर से पहले का नंबर 7 सेफ्टी कोड था जबकि पीछे का नंबर 101 फुटहोल्ड का कोड था। वीडियो में उल्लिखित वर्चुअल आई वह पोर्टल था जिसे राक्षसों ने मानव दुनिया पर आक्रमण करने के लिए खोला था। इसे वर्चुअल आई नाम दिया गया था क्योंकि यह एक अर्ध पारदर्शी विशाल पुतली की तरह दिखता था जो आकाश की ओर फैला हुआ था। भैया, आभासी आंख हमारे घर के इतने पास है, क्या राक्षस पैर जमाने आएंगे? लिनशिन ने चिंतित होकर पूछा। इसकी चिंता मत करो। अब जब यह खबर सामने आई है, तो मॉन्स्टर हंटर्स को भी खबर मिल गई होगी। वास्तव में, जब हमने किया था, उससे पहले उन्हें खबर मिल गई थी। तलहटी में एक रक्षात्मक ढाल भी है जिसे इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। लिन हुआंग ने उसे और लिन शिन दोनों को आश्वासन दिया और फिर खुशी से कहा, चलो खाते हैं। रात के खाने के बाद, लिन शिन अपना होमवर्क शुरू करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई, जबकि लिन हुआंग बर्तन धो रही थी। आसमान गहरा होता जा रहा था। लिन हुआंग अपने कमरे में लौट आया और वर्चुअल आई के बारे में अपडेट देखने के लिए हॉट नेटवर्क के पेज को देखा। हॉट नेटवर्क पर, वर्चुअल आई के बारे में चल रही खबरें उनके भोजन के दौरान खतरनाक सूचना प्राप्त करने के बाद लगातार प्रसारित की जा रही थीं। राक्षसों का शिकार करने के लिए शिकारी वर्चुअल आई के करीब, पैर की संख्या 7 डी 101 पर पहुंचे हैं। सिल्वर हंटर ली लैंग फुटहोल्ड नंबर 7 डी 101 के पास दिखाई दिए। सिल्वर हंटर ली लैंग ने राक्षसों का शिकार करने के लिए 18 शिकारियों का नेतृत्व किया। 1 घंटे से अधिक के शिकार और हत्या के बाद, नंबर 7 डी 101 के 100 किलोमीटर के भीतर लोहे के स्तर और उससे ऊपर के सभी राक्षसों को नष्ट कर दिया गया। उस क्षेत्र के भीतर मिशन को जारी रखने के लिए और अधिक शिकारी दल में शामिल हो गए। अल्पविराम, समाचार पढ़कर लिन हुआंग को राहत मिली। जब वह लिन शिन को दिलासा दे रहा था, तो वह बहुत आश्वस्त लग रहा था, लेकिन वास्तव में, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिरकार, वह अभी 1 महीने के लिए ही इस दुनिया में आया था और वर्चुअल आई से उसका पहली बार सामना हुआ था। लेकिन उन्होंने हॉट नेटवर्क पर जो पढ़ा, उसमें उस वर्चुअल आई से कोई खतरनाक राक्षस नहीं थे।
वर्चुअल आई खुलने का समय और स्थान पूरी तरह से यादृच्छिक था। राक्षसों की संख्या और स्तर पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यदि राक्षसों की संख्या या स्तर बहुत अधिक होता, तो वे निश्चित रूप से गोल्ड हंटर्स सहित 10 से अधिक शिकारियों को मारने में सक्षम होते। वुलन टाउन जैसी छोटी तलहटी में रक्षात्मक ढाल, राक्षसों की भारी भीड़ का सामना करने पर कागज के गोंद की तरह महत्वहीन होगी। तब उन राक्षसों को रोकने की कोशिश करना निराशाजनक और बेकार होगा। इस दुनिया में आने के बाद से लिन हुआंग के पहले सप्ताह के दौरान, हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि अपनी गोल्डफिंगर को कैसे सक्रिय किया जाए, उन्होंने किसी तरह यह पता लगाया कि वह किस तरह की दुनिया में हैं। ऐसे कई इतिहास चैनल थे जो हॉट नेटवर्क पर राक्षसों के हमलों की बात करते थे। लिन हुआंग ने पहली बार इसे देखा तो हैरान रह गया। उन्होंने जो सोचा था वह अविस्मरणीय था, एक विशाल तलहटी के खंडहर। उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग की एक एक डिटेल याद थी। एक विशाल खूनी पुतली को शून्य में खोला गया था और अनगिनत राक्षसों ने उसमें से आरोप लगाया था। सेकंड के भीतर, वे बड़े तलहटी की रक्षात्मक ढाल से टूट गए। उस दिन, कुछ ही घंटों में लाखों राक्षसों द्वारा लगभग 1 अरब लोगों को मार डाला गया था। तलहटी खून से लथपथ लाशों के साथ खून के समुद्र में तैर रही थी, जबकि राक्षस उनके अवशेषों पर दावत दे रहे थे। लिन हुआंग जिस तलहटी में स्थित था, वह सिर्फ एक डी ग्रेड तलहटी थी। इस छोटे से शहर की आबादी 1 लाख से भी कम थी। सुरक्षा क्षेत्र में ऐसा पैर जमाना सबसे कम सुरक्षित था। यदि इस तलहटी पर एक मजबूत राक्षस द्वारा हमला किया गया था, तो कोई भी शिकारी उन्हें बचाने के लिए पहुंचने से पहले ही सभी का नाश हो जाएगा। सौभाग्य से, इस आभासी आंख के खुलने से केवल छोटे राक्षस ही निकले और शिकारी उन्हें मारने में सक्षम थे। हॉट नेटवर्क को बंद करने के बाद लिन हुआंग गहरी सोच में पड़ गए। पहले खोई हुई उम्र की गति से, मेरे पास जीने के लिए केवल 91 दिन बचे हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, मैं अपने जीवन के प्रकाश को फिर से भरने के लिए जीवन क्रिस्टल कैसे प्राप्त करूं? मुझे नहीं पता कि गोल्डफिंगर को कैसे सक्रिय किया जाए, इसलिए मैं इसे एक तरफ छोड़ देता हूं। लाइफ क्रिस्टल्स हॉट नेटवर्क पर खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह बहुत महंगा है। लाइफ क्रिस्टल्स की 1 वर्ष की न्यूनतम खरीद पर 100,000 क्रेडिट पॉइंट्स खर्च होते हैं। मेरे पास बचत में 30,000 भी नहीं है। लाइफ क्रिस्टल एक अनोखी वस्तु थी जिसे शिकार करने वाले राक्षसों से मुश्किल से गिराया गया था। प्रत्येक क्रिस्टल में भारी मात्रा में जीवन प्रकाश होता है। इसे मुंह में चबाना चाहिए और क्रिस्टल में लाइफ लाइट फिर लाइफ व्हील में प्रवेश करेगी। लाइफ क्रिस्टल प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका राक्षसों का शिकार करना और राक्षसों के शरीर पर सामग्री बेचना है। यह निश्चित है कि शिकार से प्राप्त होने वाले जीवन क्रिस्टल होंगे। हालांकि, अब मेरी क्षमता के साथ जो लोहे के स्तर पर भी नहीं है, मैं जिस तरह के राक्षसों से लड़ने में सक्षम हूं, वे बेकार हैं। चिंता न करें क्योंकि मैं अपनी किस्मत को तलहटी से बाहर आजमाऊंगा। शायद कम से कम एक लाइफ क्रिस्टल होगा। मैं कल तैयार हो जाऊंगा और परसों निकल जाऊंगा। रात हो गई थी। लिन हुआंग ने अपनी खिड़की से काले आसमान को देखा। कुछ देर बाद उसने अपना दिमाग खाली किया और सोने चला गया। आधी रात को कांच टूटने जैसी आवाज आने पर उसकी नींद खुल गई। जैसे ही लिन हुआंग उठा, उसने अपनी धुंधली अवस्था में एक लड़की की चीख सुनी। चीख पास से आए और वह बता सका, यह उसकी बहन, लिन शिन की आवाज थी। वह अपने बिस्तर से नीचे कूद गया और लिन शिन के कमरे में चला गया। उसके पास बदलने का समय भी नहीं था, वह अभी भी अपने पजामा में था। उसने दरवाजा खोल दिया। चैप्टर 2 वैम्पायर। लिन जिन के कमरे में प्रवेश करते ही लिन हुआंग ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन तेज और तेज हो गई है। उसके कमरे की बत्ती बुझी हुई थी और उसने देखा कि उसके कमरे में आधे रास्ते में एक जवान, मांसल आदमी था। वह टूटी हुई खिड़की से अंदर आया होगा। उसने लिन शिन का पैर पकड़ रखा था और उसके मुंह से एक धुंधली आवाज गूंज रही थी। लिन शिन जल्दी से अपने बिस्तर के सिर के पीछे छिप गई, उसके पैर उस डरावने प्राणी से कुछ ही सेंटीमीटर दूर थे। वह डर गई थी। वह रो रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। वह इतनी डरी हुई थी कि भागने की सोच भी नहीं सकती थी। लिन हुआंग ने फिर उस आदमी की तरफ देखा। उसके लाल बाल थे, उसकी ठुड्डी और कपड़े खून से लथपथ थे।
जिस चीज ने लिन हुआंग का ध्यान खींचा वह थी उसकी आंखें, वह खूनी लाल थी। लिन हुआंग सुन्न हो गया था। उसने एक सेकंड के लिए सोचा कि वह आदमी सिर्फ एक पिशाच हो सकता है। उसने लिन शिन के कमरे के चारों ओर देखा और दरवाजे के बाईं ओर उसका स्कूल बैग देखा। भयभीत होकर उसने स्कूल बैग को आदमी के इशारे पर फेंक दिया। पिशाच के होश उड़ गए, उसने तुरंत उसे पकड़ लिया, उसे फाड़ दिया। उस छोटी सी व्याकुलता में लिन हुआंग बिस्तर पर भाग गया, लिन शिन को ले गया और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, लिन शिन अपने फेफड़ों के ऊपर तक चिल्लाई। लिन हुआंग ने लिन शिन के बाएं पैर पर पिशाच की नस उभरी भुजा को देखने के लिए मुड़कर देखा। अपनी आंखें बंद करें, लिन हुआंग ने निर्देश दिया। लिन शिन ने तुरंत वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। लिन हुआंग ने बिस्तर के पास एक दीपक देखा, उसे उठाया और पूरी ताकत से वैम्पायर की बांह पर वार किया। दीपक का प्रकाश बल्ब सफेद प्रकाश पत्थर से बना था जो टूटने पर उच्च तापमान का प्रकाश छोड़ेगा। यह एक सस्ता लेकिन बेहद खतरनाक था। अमीरों को ऐसे दीपक पर कभी भरोसा नहीं होगा, लेकिन अब यह वास्तव में एक जीवन रक्षक था। वैम्पायर के हाथ से टकराते ही दीपक का बल्ब टूट गया और कमरे में एक तेज सफेद रोशनी भर गई। टूटे हुए सफेद प्रकाश पत्थर ने एक असहनीय गर्मी छोड़ी जिससे पिशाच का राह उठा और लिन शिन का पैर छूट गया। लिन हुआंग ने अपनी आंखें बंद कर ली जब उसने अपने अंतिम कुछ कदम उठाए और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह पहले से ही दरवाजे पर था। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया, इस चिंता में कि पिशाच की दृष्टि ठीक हो जाएगी। लिन हुआंग पुताई करते हुए सीढ़ियों से नीचे भागा। जैसे ही वह दौड़ा, उसे एक परी कथा की किताब से पढ़ना याद आया कि पिशाच की रोशनी से नफरत है क्योंकि इससे उनकी आंखें जल गईं। पिशाच निशाचर प्राणी हैं, जो अंधेरे में शिकार करने के लिए पैदा हुए हैं और रोशनी वाली जगहों से बचते हैं, और यही कारण है कि पिशाच ने पहले लिन शिन के कमरे में प्रवेश करने से परहेज किया था। भूतल से ऊपर से कांच टूटने की आवाजें आईं। यह लगभग ऐसा था जैसे लिन शिन के कमरे में लटकी हुई बत्तियां गिर गई हों। बाथरूम में छुप जाओ और दरवाजा बंद करो, लिन हुआंग ने तुरंत लिन शिन को आदेश दिया। क्या आपके बारे में क्या? लिन शिन ने अपने भाई से पूछा, उसका स्वर कांप रहा था। मैं उसे संभाल सकता हूँ। क्या आप भूल गए हैं कि मैंने हंटर रिजर्व कॉलेज से अपनी कक्षा में शीर्ष पर स्नातक किया है? अगर तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे तो यह एक व्याकुलता होगी। लिन हुआंग ने अपनी बहन को प्यार से समझाया। लिन शिन ने सिर हिलाया और जैसा उसे बताया गया था वैसा ही किया। उसे अपने भाई पर विश्वास था। लिन हुआंग के पास एक कार्य योजना थी। उसने पहले हॉट नेटवर्क को एक संकट संकेत भेजा और फिर वह रसोई में चाकू पकड़ने के लिए दौड़ा। एक पिशाच का निम्नतम स्तर कम से कम एक लोहे का स्तर था। एक वयस्क की ताकत से 10 गुना ताकत रखने के अलावा, उनकी रक्त शक्ति के साथ, वे लोहे के स्तर के राक्षस से भी ज्यादा मजबूत थे। लोहे के स्तर के राक्षसों का सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं चल सकता है। हंटर रिजर्व कॉलेज के शिकारी शामिल हैं। इसलिए, लिन हुआंग ने अपनी बहन से जो कहा था वह केवल उसे दिलासा देने के लिए था क्योंकि वह जानता था कि इस पिशाच से हारने की संभावना है। हालांकि, उसने सोचा कि यह अजीब था कि जब उसका सामना पहले राक्षस से हुआ था, तो उसका सिर साफ था, हालांकि वह बहुत डर और चिंता में था। उस पल में, उसने पिशाचों के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था, वह उसके दिमाग में कौंध गया। पिशाच मानव जैसे राक्षस थे, वे दिन के दौरान मानव जीवन शैली के साथ घुल मिल जाते हैं लेकिन रक्त की इच्छा रात में पैदा होती है। उनका भोजन मानव रक्त और युवा लड़कियों के खून का खून विशेष रूप से स्वादिष्ट था, उनका पसंदीदा। वे कुछ 100 किलोमीटर दूर तक खून की गंध लेते हैं। लोहे के स्तर के पिशाच के लिए भी, जैसे ही उनकी रक्त शक्ति सक्रिय होती है, उनकी ताकत, गति और रक्षा खुद को बढ़ा देती है। उनके शरीर एक ऊर्जा परत से ढके होंगे जो एकत्रित रक्त शक्ति से बनती है। ऊर्जा की परत पंखों, पूंछों, पंजों और अन्य हथियारों में भी बदल सकती है जिससे उनकी प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है। पिशाच चमकदार रोशनी के संपर्क से नफरत कर सकते हैं लेकिन यह उन्हें कमजोर नहीं करता है। उनकी एक कमजोरी सेप्टिक डिवीजन नामक पदार्थ था जिसे केवल एक दुर्लभ पौधे से ही निकाला जा सकता था। वास्तव में, सेप्टिक भाजक मांस के साथ अधिकांश जीवों के लिए जहरीला था, जिसमें हम मनुष्य भी शामिल थे।
जैसे ही यह घाव को दूषित करता है, यह जीव के रक्त संचार प्रणाली में प्रवेश कर जाता है और लाल रक्त कोशिकाओं को मार देता है। इसे फार्मेसियों में बेचा जाता था और कुछ शिकारी अपने हथियारों को भिगोने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। सेप्टिक भाजक का वैम्पायर पर पूर्ण दमन प्रभाव पड़ा क्योंकि यह उनके शरीर पर रक्त की परत को काट देगा यदि वे सेप्टिक भाजक में भिगोए गए हथियार को छूते हैं। इससे वैम्पायर का शरीर सड़ जाएगा और बिना किसी मारक के, यह 3 घंटे के भीतर जमीन पर पिघल जाएगा। हालांकि, सेप्टिक भाजक सस्ता नहीं था। यहां तक कि एक लाइसेंस प्राप्त शिकारी भी इसे उदारतापूर्वक उपयोग करने से पहले 2 बार सोचता है, केवल आपात स्थिति में। लिन हुआन की बचत उसके लिए एक खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जब वह अपने विचारों से जूझ रहा था, उसकी अंगूठी फिर से हिलने लगी। मैं शिकारी ली लैंग हूं, मुझे लगता है कि आपने मदद भेजने के लिए कहा था। क्या हुआ? उसके पार रेस्क्यू लाइन से एक परिपक्व लेकिन युवा आवाज सुनाई दी। मेरे घर पर एक पिशाच द्वारा हमला किया जा रहा है। जैसे ही लिन हुआंग ने अपनी सजा पूरी की, उसने एक जोर की गड़गड़ाहट सुनी। तभी दूसरी मंजिल से एक परछाई उछली और उससे कुछ ही दूरी पर दिखाई दी। मैंने अपनी रिंग में लोकेशन सेट कर दी है, कृपया जल्दी करें। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसे अपने चेहरे के सामने खड़े 10 बार मजबूत दुश्मन को हराने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। बैंग बैंग बैंग। भारी कदम उसकी ओर चले और वह हवा में धूल के कारण मुश्किल से अपने सामने के अस्तित्व का पता लगा सका। जब वह गायब हो गया, तो उसने सीधे वैम्पायर की लाल आंखों में अभिनय किया, जो उसे भी निशाना बना रहा था। लिन हुआंग ने हंसप की भीड़ को महसूस किया। एक सेकंड में, वैम्पायर का ध्यान बाथरूम की दिशा में चला गया। वह उस शिकार की गंध को सूंघ सकता था जिसका वह शिकार कर रहा था। शिकार दरवाजे के ठीक पीछे था, यह उसके लिए एक स्वादिष्ट और अनूठा सुगंधित था। वह अपनी ठुड्डी से फर्श तक डोल रहा था। लिन हुआन को नजरअंदाज करते हुए वैम्पायर तुरंत बाथरूम की तरफ भागा। लिन हुआंग ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, अरे, क्या तुम कुछ भूल गए? वैम्पायर पर जब उसने वैम्पायर के शरीर पर चाकू फेंका। अध्याय 3। गोल्डफिंगर सक्रिय हो गया है। इस वैम्पायर के होश कमाल के थे। उसने चाकू को अपनी दिशा में उड़ते हुए देखा और समय रहते उसे चकमा दे दिया। लगभग तुरंत ही, चाकू दीवार में घुस गया, उसका ब्लेड अभी भी हिल रहा था। वैम्पायर ने चलना बंद कर दिया और लिन हुआंग को देखने लगा। जबकि लिन हुआंग इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि वैम्पायर ने उस पर आरोप नहीं लगाया, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए निगल लिया, आइए इसे खत्म करें और इसे पूरा करें। उसने अपने पास मौजूद दूसरा चाकू वैम्पायर पर फेंक दिया क्योंकि उसे डर था कि वैम्पायर उसे नजरअंदाज कर देगा लेकिन लिन शिन पर हमला कर देगा। इसलिए, उसने दुश्मन को भड़काने और विचलित करने के लिए क्लासिक रणनीति को चुना। जैसा कि अपेक्षित था, इसने काम किया। पिशाच गुस्से में था, उसने फिर से चाकू मार दिया। उसके सिर के मुकुट से पैरों तक खून टपक रहा था और जल्द ही उसका शरीर पूरी तरह से ढक गया। लिन हुआंग जोर से सांस ले रहा था। यह उसका पहली बार एक वैम्पायर से सामना हुआ था जिसने ब्लड पावर का इस्तेमाल किया था और वह बहुत तनाव में था। एक वैम्पायर जिसने ब्लड पावर का इस्तेमाल किया वह पूरी तरह से इंसानों से परे था, इसे एक वास्तविक राक्षस माना जाता था। लिन हुआंग ने बाद में जो देखा उसने उसके दिल की धड़कन रोक दी। रक्त रंग की ऊर्जा आपूर्ति की एक जोड़ी थी जो उसकी पीठ से निकल रहे पंखों की तरह लग रही थी। वे लगभग 2 मीटर लंबे थे। नहीं हो, यह राक्षस लोहे का नहीं, बल्कि कांस्य का है। लिन हुआंग ने स्पष्ट रूप से याद किया कि लोहे के स्तर के पिशाच के पास केवल एक ऊर्जा आपूर्ति हो सकती है जबकि कांस्य स्तर के पिशाच 2 ऊर्जा आपूर्ति बढ़ा सकते हैं। लिन हुआंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह नहीं जानता था कि यह एक कांस्य स्तर का पिशाच था जिसने उसके घर पर आक्रमण किया था। कांस्य स्तर की तुलना में, वह वैम्पायर से 100 गुना अधिक कमजोर था। यह सही नहीं है। यदि यह पिशाच कांस्य स्तर का है, तो उसे टूटे हुए सफेद प्रकाश पत्थर से उस हद तक नुकसान नहीं होगा जितना वह अपने शिकार को जाने देगा। लिन हुआंग ने याद किया जब उसने पहले वैम्पायर को लैंप से मारा था, जलती हुई गर्मी के कारण पिशाच लिन शिन को जाने देता है। उसने पिशाच को करीब से देखा, और जल्द ही उसने देखा कि उस पर 2 स्पष्ट घाव थे।
एक उसके दाहिने कंधे पर था, जहां वह इतनी गहरी थी कि उसकी हड्डी खुल गई थी, जबकि दूसरी उसकी बाईं छाती पर थी, जहां चाकू उसके दिल से लगभग 2 सेंटीमीटर दूर था। जख्म सड़ने लगे, ऐसा लग रहा था कि कटौती 1 घंटे पहले हुई है। घाव शुरू में ध्यान देने योग्य नहीं थे क्योंकि पिशाच का शरीर खिड़की से बाहर था और वह खून से भर गया था। अब जब उसने उन्हें स्पष्ट रूप से देखा, तो वह समझ गया कि इस कांस्य स्तर के पिशाच में इतनी ताकत क्यों थी जो लोहे के स्तर से कमजोर थी। वह अब बेहद कमजोर दिखता है और ऐसा लगता है कि उसका दिल भी सेप्टिक डिवाइडर से दूषित हो गया था और वह 3 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी ताकत वापस आ गई। जब तक मैं उससे कुछ दूर रहूं और उसकी रक्त शक्ति के आक्रमण से बचने का भरसक प्रयत्न करूं, तब तक मैं सुरक्षित रहूं। अब जबकि वह इस बारे में स्पष्ट था कि पिशाच को कितनी गंभीर चोट लगी थी, लिन हुआन का डर दूर हो गया था। उसके मन में एक ही विचार था, पिशाच को घसीटकर अपनी मृत्यु तक ले जाना। पिशाच ने लिन हुआन को एक घातक घूर दिया, उसकी पीठ पर पंख लंबे हो गए और 2 नुकीले शंकुओं में बदल गए। लिन हुआन ने ऐसा होने की उम्मीद की थी। वह अपने दाहिनी ओर कुछ कदम उठाए और कुछ मीटर दूर डाइनिंग टेबल पर गोता लगाया। पहली हिट एक मिस थी। उसके पंख लंबे बेंत बन गए और वह लिन हुआन की ओर मुड़ गया। रास्ते में आलमारी व कुर्सियों को कुचल दिया। अगर हिट लिन हुआन पर पड़ती, भले ही वह मरा न होता, तो उसकी हड्डी भी कुचल दी जाती। लिन हुआन कूद गया और एक हाथ को दूसरी मंजिल पर टिकाकर, वह रेलिंग को पार करने और दूसरी मंजिल पर जाने में सफल रहा। वैम्पायर की दूसरी हिट ने डाइनिंग टेबल को तोड़ दिया और टुकड़े जमीन पर फैल गए। लिन हुआन खड़ा था, दूसरी मंजिल पर जमे हुए था क्योंकि उसे चिंता थी कि पिशाच लिन शिन के पास जाएगा। उसने एक चीनी मिट्टी का फूलदान उठाया और पिशाच पर फेंक दिया। उसने सुना धमाके। डॉट। फूलदान ने पिशाच के पंखों को कुचल दिया और पिशाच लिन हुआन की दिशा में दर्द से कराह उठा। उसके पंखों की ताकत और विस्तार की एक सीमा थी। पिशाच ने देखा कि वह अब लिन हुआन तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वह दूसरी मंजिल पर कूद गया जहां लिन हुआन खड़ा था। लिन हुआन तुरंत भाग गया और अपने बिस्तर के नीचे छिप गया। वहां उन्हें एक लकड़ी का बक्सा मिला जो 1 फुट लंबा था। उसने बक्सा खोला और चांदी की पिस्टल निकाल ली। यह ईगल कंपनी की नवीनतम पिस्तौल ग्रे ईगल 17 थी। इसकी शक्ति त्रुटिहीन थी, यह किसी लोहे के स्तर की बंदूक से कम नहीं था। लिन हुआन की आर्थिक स्थिति के कारण, यह असंभव था कि वह इस तरह के हथियार को वहन कर सके। यह उनकी कॉलेज की शिक्षा में नंबर 1 प्राप्त करने का इनाम था। लिन हुआन ने पिस्तौल निकाली और बचे हुए 2 कारतूसों को अपनी बाईं जेब में रख लिया। इसके बाद उन्होंने सेफ्टी कैच खोला। जैसे ही उसने दरवाजे पर अपनी पिस्तौल तान दी, वैम्पायर अंदर घुस गया। धमाका। बिस्तर के नीचे से आग लग गई और पिशाच गुस्से से कराह उठा। शॉट ने भले ही उसे चोट न पहुंचाई हो, लेकिन जैसे ही वह गार्ड से पकड़ा गया था, लेकिन उस बंदूक की गोली ने वैम्पायर पर ब्लड पावर की परत को मंद कर दिया। धमाका। धमाका। एक और 2 गोलियां चलाई गईं। वैम्पायर की रक्त शक्ति की परत और भी धुंधली हो गई। उसने गुस्से में अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और बिस्तर की ओर गिर पड़ा। लिन हुआंग इसके लिए तैयार थे। उसने दीवार को जोर से लात मारी और बिस्तर के नीचे से निकल गया। इसके बाद वह भागकर बालकनी में गया और रेलिंग के ऊपर से कूद गया। पिशाच गुस्से में था। उसने लिन हुआंग का पीछा किया। स्ट्रीट 101 उनकी बालकनी के नीचे था, जो तलहटी में मुख्य सड़कों में से एक था। जमीन पर चमकने वाले चांदनी पत्थरों वाली स्ट्रीट लाइटें थीं। वैम्पायर लिन हुआन को नहीं ढूंढ सका क्योंकि स्ट्रीट लाइट उतनी चमकदार नहीं थी। लिन हुआन ने वैम्पायर को मात दी। उसने केवल कूदने का नाटक किया था लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल बालकनी के फर्श पर लटकने के लिए किया और जब वैम्पायर बालकनी से कूद गया, तो वह वापस ऊपर चढ़ गया। लिन हुआंग ने वैम्पायर को देखा और वैम्पायर के सिर पर अपनी पिस्तौल तान दी। धमाका। 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 शॉट्स और पिशाच की दहाड़ के बीच, सड़कों पर घरों में रोशनी चली गई। पिन ड्रॉप साइलेंस था। केवल गोलियों की आवाज और वैम्पायर की दहाड़ सड़कों पर गूंज रही थी। वह स्ट्रीट लाइट के साथ वैम्पायर को देख सकता था और वह ब्लड पावर की परत को पतला होते हुए और वैम्पायर के पंखों को वापस सिकुड़ते हुए भी देख सकता था।
पिशाच अंततः कष्टदायी दर्द में ठोकर खाकर गिर पड़ा। लिन हुआंग ने वैम्पायर के पीछे भागने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि गोली चला दी और 20 बार गोली मारी। लगभग 200 मीटर दूर वैम्पायर के दूर न होने को देखते हुए उसने एक नया कारतूस फिर से लोड किया, भूतल पर कूद गया और पिशाच के पीछे भागा। यह एक शांत रात के रूप में शुरू हुआ, लेकिन गोलियों की आवाज और पिशाच की कराह ने जल्द ही उस सन्नाटे को भर दिया। वैम्पायर की रक्त शक्ति परत पतली हो गई जब गोलियां उसकी बाहरी रक्षा परत के माध्यम से और सीधे उसके आंतरिक शरीर में घुस गईं। लिन हुआंग वैम्पायर से दूरी बनाए रखने के लिए सतर्क था। हर ट्रिगर खींचे जाने के साथ लिन हुआंग एक प्रशिक्षित शिकारी की तरह महसूस करने लगा। वैम्पायर की ब्लड पावर लेयर पर गोलियां चल रही थीं और जल्द ही यह अर्ध पारदर्शी हो गई। 18वीं गोली चलाते ही वैम्पायर की रक्त शक्ति की परत पूरी तरह से गायब हो गई। लिन हुआंग मुस्कुराया। उसने अपनी आखिरी 2 गोलियां वैम्पायर के घाव पर, उसके बाएं सीने पर निशाना लगाते हुए दागीं। फिर उसने आखिरी कारतूस को फिर से लोड किया और जब वह गोली मारने के लिए तैयार हुआ, तो पिशाच जमीन पर गिर गया। पिशाच ने उठने का प्रयास किया लेकिन उसकी सांस फूल रही थी और वह बुरी तरह घायल हो गया था। वह आगे रेंगता रहा। लिन हुआंग ने गोली नहीं चलाई, लेकिन वह दौड़कर पिशाच के पास गया और 15 मीटर दूर रुक गया जैसा कि उसने पहले गणना की थी। पिशाच केवल अपने पंखों को 10 मीटर से कम तक फैला सकता था और इसलिए 15 मीटर एक सुरक्षित दूरी होगी। लिन हुआंग ने ध्यान से वैम्पायर के सिर के पीछे अपनी पिस्तौल तान दी और 2 गोलियां चलाईं। जब वैम्पायर का सिर फटा और दिमाग का रस सड़क पर बहने लगा तो उसे राहत मिली। डिंग! लिन हुआंग के कानों में एक सूचना आई। जल्द ही उनके सामने संदेशों के साथ एक अर्ध पारदर्शी पृष्ठ दिखाई दिया। गोल्डफिंगर सक्रिय हो गया है। मेजबान ने अपनी पहली मार पूरी की। एक राक्षस कार्ड को पुरस्कृत किया जाता है। मेजबान ने रैंक क्रॉसिंग किल पूरा किया। एक अग्रिम कार्ड पुरस्कृत किया जाता है। मेजबान ने डबल रैंक क्रॉसिंग किल पूरा किया। एक रैंडम कार्ड ड्रॉ को पुरस्कृत किया जाता है। अल्पविराम। मेजबान के विशिष्ट कार्ड की स्थापना। होस्ट लिन हुआंग। लिंग पुरुष। आयु 15। लड़ाकू ताकत कोई नहीं, मूल्यांकन सीमा से अधिक। कौशल कोई नहीं, बुनियादी कौशल में महारत हासिल, मूल्यांकन की सीमा से परे। समन प्राधिकरण सक्रिय। समन की उपलब्ध संख्या 1। टिप्पणी तुम बहुत कमजोर हो। लिन हुआंग के चेहरे पर अजीब भाव थे। गोल्डफिंगर सक्रिय हो गया है, लेकिन इन टिप्पणियों का क्या अर्थ है? अध्याय 4। लिन हुआंग ने उसके शरीर को करीब से देखा। वह अपने लाइफ व्हील में अपने डिफॉल्ट ब्लैक कार्ड के अलावा 3 अतिरिक्त क्रिस्टल कार्ड देख सकता था। उनका नया एक्सक्लूसिव कार्ड ब्लैक कार्ड के बगल में था। कार्ड सफेद क्रिस्टल रंग का था जिसके सामने उसकी तस्वीर थी। बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, पोशाक भी वही थी। कार्ड के पीछे संदेश थे। होस्ट लिन हुआंग। लिंग पुरुष। आयु 15। लड़ाकू ताकत कोई नहीं, मूल्यांकन सीमा से अधिक। कौशल कोई नहीं, बुनियादी कौशल में महारत हासिल, मूल्यांकन की सीमा से परे। समन प्राधिकरण सक्रिय। समन की उपलब्ध संख्या 1। टिप्पणी तुम बहुत कमजोर हो। दूसरा कार्ड भी सफेद क्रिस्टल रंग का था। कार्ड के दाईं ओर 3 धातु के तारे थे। कार्ड पर चित्र लाल आंखों वाला एक पिशाच था। ऐसा लग रहा था कि यह लिन हुआंग की ही उम्र की थी। उसके बाद उसने कार्ड को पलट दिया और पढ़ा कि कार्ड के पीछे क्या लिखा है। राक्षस कार्ड। दुर्लभता सामान्य। राक्षस का प्रकार वैम्पायर। लड़ाकू स्तर आयरन 3 स्टार, कांस्य 3 स्टार। कौशल 1 रक्त शक्ति स्तर 2। कौशल 2 पुनर्जनन मूल। स्थिति तलब किए जाने के लिए उपलब्ध। कार्ड रिमार्क्स यह बेकार है। जियो हेई इस दुर्लभता के आधार पर कितने स्तर हैं? लिन हुआंग ने सोचा कि रैंकिंग मास्टर XX लोगों के खेल के समान होनी चाहिए, जिन्हें NR, SR और SSR में वर्गीकृत किया गया था। राक्षस कार्ड की दुर्लभता निम्न से उच्च: सामान्य सफेद क्रिस्टल कार्ड, दुर्लभ ग्रीन क्रिस्टल कार्ड, महाकाव्य नीला क्रिस्टल कार्ड, पौराणिक बैंगनी क्रिस्टल कार्ड और पौराणिक नारंगी क्रिस्टल कार्ड से वर्गीकृत की जाती है। कार्ड लिन हुआंग अवाक था। मास्टर XX में गेम ने शुरुआत में एक SR कार्ड दिया।
यह इस दुनिया में और भी बुरा था क्योंकि मुझे शुरू में सबसे कम रैंकिंग वाला एन कार्ड दिया गया था। चूंकि उनकी दुर्लभता भिन्न थी, क्या उनकी शक्ति में कोई बड़ा अंतर है? समान युद्ध स्तर के मॉन्स्टर कार्ड्स के लिए, रेयर वाले सामान्य कार्ड की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक मजबूत होंगे। महाकाव्य और पौराणिक लोगों के बारे में कैसे? मेजबान की सीमित पहुंच है। पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ। अगर मुझे आपसे एक मॉन्स्टर कार्ड लेना है, तो मुझे रेयर से ऊपर की चीज प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता होगी? जियो हेई ने जो वर्णन किया उससे, और क्योंकि उसके पास कार्ड बनाने का एक मौका था, लिन हुआंग उत्साहित था। यह किसी के लुक पर आधारित है। मेरे लुक के आधार पर क्या? कोई अनुमानित प्रतिशत नहीं है। लिन हुआंग ने सोचा कि यह हास्यास्पद था। हमेशा उदास रहने वाले व्यक्ति के रूप में, वह उत्तर से थोड़ा भी प्रसन्न नहीं हुआ। नहीं, यह सब आपके लुक पर निर्भर करता है। इतना ही। लिन हुआंग ने अपनी हथेली उसके माथे पर रखी। मैं ताश के खेल में प्रथम स्थान प्राप्त करता था जो मैं खेला करता था। लेकिन इस दुनिया में दुर्लभ कार्ड बनाने का प्रतिशत मेरे लुक पर आधारित था। लिन हुआंग शांत हो गए और पेज को और आगे देखा। जल्द ही उसे कुछ ऐसा मिला जिस पर उसे संदेह था। मॉन्स्टर कार्ड के युद्ध स्तर के पीछे एक ब्रैकेट क्यों है? जब मेजबान की क्षमता पर्याप्त नहीं होगी, तो कार्ड की रैंकिंग अपने आप गिर जाएगी। ब्रैकेट का स्तर मूल रैंकिंग था। कार्ड की स्थिति समन के लिए उपलब्ध कहती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं वैम्पायर को वास्तविक दुनिया में बुला सकता हूं? लिन हुआंग उत्साहित था और इसे आजमाना चाहता था। अचानक, उसने देखा कि एक मॉनिटर पक्षी था जो सफेद पंखों से भरा हुआ था और वह दूर एक घर की छत पर बैठा था। वह यह नहीं बता सका कि पक्षी कब प्रकट हुआ, इसलिए उसने पिशाच को बुलाने के बारे में सोचा। मॉनिटर बर्ड को शुरू में 3 आंखों वाला पक्षी कहा जाता था क्योंकि यह 3 आंखों वाला पक्षी राक्षस था। उनके पास बिना किसी धब्बे के 360 डिग्री की दृष्टि थी। वे 30 किलोमीटर दूर तक देख सकते थे। उनके माथे पर तीसरी आंख एक प्रोजेक्टर के रूप में कार्य करती है और उन चीजों को सटीक और स्पष्टता के साथ प्रक्षेपित करती है जिन्हें उसने देखा था। उन विशेषताओं के साथ, कई सक्षम मनुष्य उन्हें पकड़ लेंगे, उन्हें वश में करेंगे और निगरानी के लिए सुरक्षा क्षेत्र में रखेंगे। लिन हुआंग नहीं चाहता था कि उसकी गोल्डफिंगर के बारे में किसी को पता चले। वह बैठ गया और जांच की कि क्या पिशाच पर कुछ मूल्यवान है। जब वह उस पर था, उसने धीरे से पूछा, जियो हेई, वह कौन था जिसने कार्ड पर टिप्पणी दी थी? वो मैं था। वो मैं थी। तो ठीक है। उस प्रतिक्रिया का नेतृत्व करने के बाद लिन हुआंग एक पल के लिए अवाक रह गए। वह पहले से ही काफी उदास था। अगर वह गोल्डफिंगर को नाराज कर देता तो चीजें और भी खराब हो सकती थीं। यह एक गोल्ड क्रिस्टल कार्ड था, सामने एक सुनहरी सीढ़ियां थीं जबकि पीछे की ओर विवरण सरल था। अग्रिम कार्ड समारोह, मॉन्स्टर कार्ड्स, टूल कार्ड्स और स्किल कार्ड्स के लिए क्रमशः एक अपग्रेड। टिप्पणियां एक ओवरले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कार्ड अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, तो अपग्रेड बेमानी हो जाएगा। जियो ही, क्या मैं इस एडवांस कार्ड का उपयोग वैम्पायर मॉन्स्टर कार्ड को अपग्रेड करने के लिए कर सकता हूं जो मेरे पास नॉर्मल से मिथिकल में है? लिन हुआंग ने विवरण पढ़ने के बाद पूछा। ये सही है। लिन हुआंग ने कुछ देर वैम्पायर मॉन्स्टर कार्ड को देखा। हालांकि, उन्होंने एडवांस कार्ड का उपयोग करने के अपने विचार को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया। काफी देर तक खोजने के बाद भी लिन हुआंग को वैम्पायर से कुछ नहीं मिला। वह खड़ा हो गया और जाने के लिए तैयार था कि उसके सामने एक सफेद छाया दिखाई दी। यह एक युवा, सुंदर दिखने वाला व्यक्ति था जो ऐसा दिखता था जैसे वह अपने शुरुआती 20 के दशक में था। उसने पूरा सफेद सूट पहना हुआ था, उसके बालों में अच्छी तरह से कंघी की। क्या नार्सिसिस्ट है? लिन हुआंग ने उस व्यक्ति को अपने दिल में अंकित कर लिया। आमतौर पर, ज्यादातर लोग अनौपचारिक सेटिंग में खुद को तैयार नहीं करते हैं। लोग आमतौर पर कुछ भी आरामदायक चुनते थे और उन्हें लगता था कि जो लोग कपड़े पहनते हैं वे आमतौर पर संकीर्णतावादी होते हैं। जल्द ही, लिन हुआंग ने उस व्यक्ति को एक और लेबल दिया, दिखावा करने वाला। वह आदमी एक आकर्षक लाल टाई पहने हुए था। टाई इतनी विस्तृत थी कि उस पर सोने की अंगूठी का पैटर्न था। छल्ले ऐसे दिखते थे जैसे वे छोटे, सुनहरे टुकड़ों से बने हों।
जब लिन हुआंग उस आदमी की जांच कर रहा था, वह आदमी फैसला लौटा रहा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं ली लैंग हूं। क्या तुमने इस पिशाच को मार डाला? उसने कहा, जबकि उसकी आंखें लिन हुआंग के हाथ में पिस्टल और वैम्पायर के सिर पर लगे घाव को देख रही थीं। मुझे ऐसा लगता है वह पहले भी सेप्टिक डिवाइडर से संक्रमित था। मेरी किस्मत अच्छी थी। लिन हुआंग ने जो कहा वह सच था। उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे नहीं पता था कि मॉनिटर बर्ड ने कितना रिकॉर्ड किया था। यह आप ही थे जिन्होंने संकट का संकेत भेजा था। ली लैंग उसकी आवाज को पहचान सकते थे। हाँ, मिस्टर ली लैंग। लिनहुआंग अजीब तरह से मुस्कुराया और सिर हिलाया, उसे उम्मीद नहीं थी कि ली लैंग उसे पहचान लेगा। चूंकि आप एक अभ्यास करने वाले शिकारी नहीं हैं, इसलिए मैं आपके लिए इस मृत शरीर से छुटकारा पाऊंगा। आपने इस पिशाच को मार डाला है, इसलिए मैं इसके अनुसार हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करूंगा। आपको अपना इनाम मिलेगा। ली हुआन को इस बात का डर नहीं था कि ली लैंग उसका इनाम चुरा लेंगे क्योंकि मॉनिटर बर्ड वहां था और ऐसा नहीं लगता था कि ली लैंग मौद्रिक इनाम चाहता था। लिन हुआन की स्वीकृति मिलने के बाद, ली लैंग ने एक चमड़े का बैग निकाला, जो एक चमकदार राक्षस की त्वचा से 2 मीटर लंबा था। ली लैंग ने दस्ताने पहने और शव को बैग में रख दिया। फिर उसने बैग को जिप किया और उसे निर्धारित उपकरण स्थान में रख दिया। तो, चूंकि आपका काम हो गया है, मैं अपनी बहन को खोजने जा रहा हूं ताकि उसे मेरी सुरक्षा की चिंता न हो। मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। मैं नुकसान को देख सकता था और नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर सकता था। क्या राक्षस ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की? एक क्षति रिपोर्ट एक छोटा सा मामला था जो एक पेशेवर शिकारी की नौकरी के दायरे में नहीं था। ली लैंग सिर्फ यह जानना चाहते थे कि लिन हुआन कैसे पिशाच को मारने में कामयाब रहे और युद्ध के मैदान की छानबीन करना यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका था। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। कल मैं कुछ समय वीडियो रिकॉर्ड करने में बिताऊंगा और इसे जोन 7 केंद्र सरकार के विभाग को भेजूंगा और वे अपने लोगों को हमारे घर का निरीक्षण करने के लिए भेजेंगे। लिन हुआन को नुकसान की रिपोर्ट की प्रक्रिया पता थी। सिल्वर हंटर के लिए नुकसान की रिपोर्ट के लिए अपने घर को स्वेच्छा से देना अजीब था, उसके साथ, वह जानता था कि ली लैंग कुछ करने के लिए तैयार है। मैं चीजों को एक बार और सभी के लिए करना पसंद करता हूं। चूंकि मैं पहले से ही यहां हूं, अगर मैं नुकसान की रिपोर्ट में मदद नहीं करता तो मुझे असहज महसूस होता। आपको क्षति रिपोर्ट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं निरीक्षण रिकॉर्ड करूंगा और इसे केंद्र सरकार को भेजूंगा। क्या आप भूल गए कि हंटर एसोसिएशन मानव संघ सरकार का हिस्सा है? हमें यहाँ किसी को भेजकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस तरह आप अपने बीमा क्लेम भी पहले प्राप्त कर सकते हैं। ली लैंग ने गंभीर स्वर में कहा। लिनहुआंग थोड़ी देर के लिए झिझके लेकिन चूंकि ली लैंग को नहीं लग रहा था कि वह समझौता करेगा, इसलिए वह सहमत हो गया। चलिए चलते हैं, ली लैंग ने कहा, जब उन्होंने लिन हुआंग को सिर हिलाते हुए देखा। फिर वह उसे उस घर में ले आया, जहां बत्तियां जल रही थीं। ऐसा नहीं है, यह दिशा है। लिन हुआंग ने असहाय होकर दूसरी दिशा की ओर इशारा किया। अध्याय 5। लिन हुआंग ली लैंग को अपने घर ले आया और लिन हुआंग सीधे भूतल पर बाथरूम में भाग गया। उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। शिनेर, अब यह सुरक्षित है, आप बाहर आ सकते हैं। ली लैंग क्षति के निशान देख रहे थे। जितना उसने देखा, उतना ही हैरान था। निशानों से, वो बता सकता था कि वैम्पायर ने किस तरह से हमला किया था, लेकिन वह सोच भी नहीं सकता था कि लिन हुआंग ने इस तरह के घातक हमलों से कैसे बचा। थोड़ी देर बाद, बाथरूम का दरवाजा खुला और लिनशिन लिन हुआंग के गले लग गई। उसकी फटी आंखों को देखकर, लिन हुआंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने उसके बालों में उंगलियां घुमाईं और कहा, वहां, वहां, अब सब कुछ ठीक है। लिनशिन ने फिर चुपचाप लिन हुआंग की छाती से अपने आंसू पोंछे और जाने दिया। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, भाई, राक्षस कहाँ है? यह सुलझ गया है। लिन हुआंग मुस्कुराया। ली लैंग उनके पास गए और कहा, आपके भाई ने अपने दम पर कांस्य स्तर, रैंक -3 पिशाच को मार डाला। लिनशिन ने प्रशंसा की दृष्टि से लिन हुआंग की ओर देखा। हालांकि वह जानती थी कि राक्षसों की रैंकिंग होती है, लेकिन उसे प्रत्येक रैंकिंग की अलग अलग क्षमताओं का सटीक अंदाजा नहीं था।
वह केवल इतना जानती थी कि कांस्य स्तर का रैंक -3 पिशाच शक्तिशाली था, लेकिन उसका भाई और भी शक्तिशाली था। भाई ये कौन है अंकल? लिनशिन ने अभी देखा कि लिन हुआंग के साथ कोई और था। अंकल जी। ली लैंग दंग रह गए थे कि लिनशिन ने उन्हें कैसे संबोधित किया। मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। लिन हुआंग आश्चर्यचकित था कि ली लैंग जितना छोटा था, वह अपनी उम्र के हिसाब से परिपक्व दिख रहा था। वह कम से कम 25 का दिखता था। उसे और भी आश्चर्य हुआ कि ली लैंग पहले से ही 18 साल की उम्र में सिल्वर हंटर था। वह नंबर 7 सेफ्टी जोन का जीनियस था। लिनशिन की अभिव्यक्ति संदिग्ध थी। वह सच कह रहा हो सकता है, आपको उसे भाई कहना चाहिए। लिन हुआंग ने लिनशिन को सिर हिलाया। ओह। लिनशिन फिर मुड़ी और जोर से बोली। आपसे मिलकर अच्छा लगा, भाई। ठीक है। ली लैंग के लिए यह अजीब था। कुछ झिझक के बाद, उसने अपने भंडारण स्थान से एक लाइफ क्रिस्टल निकाला और उसे लिनशिन को दे दिया। चूंकि आप मुझे भाई कह रहे हैं, यह आपके लिए एक उपहार है। भाई। लिनशिन ने असहाय होकर लिन हुआंग को देखा। वह लाइफ क्रिस्टल्स के बारे में अच्छी तरह जानती थी, यह 1 साल के लायक लाइफ क्रिस्टल्स था। अगर उन्हें सम्राट के दिल से क्रेडिट अंक बुनाना था, तो उन्हें 100,000 अंकों की आवश्यकता होगी। उसे लेना उसके लिए बहुत महंगा था। यह बहुत ज्यादा है। हम इसे नहीं ले सकते। हालांकि लिन हुआंग इस पर नजर गड़ाए हुए थे, उन्होंने सोचा कि ली लैंग अपनी बेतुकी दयालुता के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये लाइफ क्रिस्टल मेरे पास सबसे अमूल्य चीजें हैं। ले लेना, कोई भी मुझे कभी भी वह चीजें वापस नहीं देता जो मैं देता हूँ। ली लैंग ने जोर दिया। यह आदमी एक टाइकून की तरह लगता है, एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए 99 अंक। लिन हुआंग ने चुपके से ली लैंग को एक और लेबल दिया और लिन शिन को सिर हिलाया। तब ले लो। उसे ली लैंग की मंशा पर शक होने लगा था। कोई रास्ता नहीं था कि वह बिना किसी गुप्त उद्देश्य के उनके प्रति इस प्रकार का हो सकता था। लिन हुआंग की स्वीकृति देखने के बाद, लिन शिन ने लाइफ क्रिस्टल लिया और उसे लिन हुआंग को दे दिया। भाई तुम रख लो। लिन हुआंग ने फिर लाइफ क्रिस्टल्स को अपने स्टोरेज स्पेस में रखा। वो मुड़ा और उसने देखा कि ली लैंग लिन शिन को चेक कर रहा था, फिर उसने ली लैंग को अपनी बहन से दूर खींच लिया। मेरी बहन को डेट करने के बारे में भी मत सोचो, तुमने जो कुछ दिया वह सिर्फ लाइफ क्रिस्टल थे, भले ही। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, ली लैंग ने उसे रोका। ज्यादा मत सोचो, मुझे छोटी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि वह काफी सुंदर है, इसलिए मैंने उसकी ओर देखा। ली हुआंग डर गया और कुछ कदम पीछे हट गया जब उसने महसूस किया कि उसकी छानबीन की जा रही है और उसने कहा, अरे, मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस जीवन में ही नहीं, मुझे अपने अगले जीवन में भी केवल महिलाओं में ही दिलचस्पी होगी। यह देखकर कि लिन हुआंग ने अपना बचाव किया, ली लैंग ने उसे सच बताने का फैसला किया। वास्तव में मैं यहाँ यह समझने के लिए हूँ कि आप उस पिशाच को कैसे मार पाए। पिशाच कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वह अभी भी कांस्य स्तर का राक्षस था, जबकि आप लोहे के स्तर के भी नहीं थे। इसलिए मुझे लगता है कि यदि आपके पास कोई विशेष कौशल या उपकरण है, यदि आप इच्छुक हैं, तो मुझे उन्हें उच्च कीमत पर खरीदना अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ एक गरीब बच्चा हूँ, मेरे पास कोई कौशल या उपकरण कैसे होगा? आइए मैं आपको वैम्पायर के हमले के निशान दिखाता हूँ और आपको पूरी लड़ाई की कहानी बताता हूँ। लिन हुआंग ने महसूस किया कि उसने ली लैंग को गलत समझा। फिर वह ली लैंग को दूसरी मंजिल पर लिन शिन के बेडरूम में ले आया। अराजक बेडरूम में, लिन हुआंग ने समझाया। सुनते समय, ली लैंग कमरे में हुए नुकसान को देख रही थी। वह जितना देखता, उतना ही आनंदित होता। ली लैंग ने लिन हुआंग की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अगर उसके साथ ऐसा होता, तो उसका जीवित रहना अनिश्चित होता क्योंकि उसके लिए पिशाच को मारना लगभग असंभव था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अकेले ही वैम्पायर को मार देंगे। मैंने आपको कम करके आंका है। ली लैंग ने प्रशंसा में लिन हुआंग के कंधे को थपथपाया। वह कहने लगा, आपके टूटे हुए जीवन चक्र को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। यदि आपको इसे अपने जीवन चक्र के अनुरूप बनाने का कोई तरीका मिल जाए, तो मेरा मानना है कि आप एक निडर शिकारी होंगे। दुर्भाग्य से, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है।
लिन हुआंग ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। वह ली लैंग के साथ अपने निजी जीवन के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। क्या आपने क्षति रिपोर्ट के साथ काम किया है? हाँ, मैं कर चुका हूँ। मुझे बस घर की एक फोटो लेने दो। ली लैंग ने फिर अपने भंडारण स्थान से जटिल पैटर्न के साथ एक सोने का सिक्का निकाला। उसने सोने का सिक्का हवा में उछाला, सिक्का घूमने लगा और जल्द ही यह हवा में तैरते हुए अंगूठे के आकार की गेंद बन गया। लिन हुआंग ने सुनहरी गेंद को देखा। अचानक, सोने की गेंद केंद्र में एक ही आकार के दो गोलार्धों में खुल गई, जबकि बीच में एक सफेद क्रिस्टल दिखाई दिया। सफेद क्रिस्टल चमक रहा था, सफेद रोशनी पूरे घर में फैल गई। जल्द ही, सुनहरी गेंद अपने सोने के सिक्के के रूप में लौट आए और हवा से गिर गई। ली लैंग ने उसे पकड़ लिया और अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया। यह एक स्वर्ण रैंक उपकरण है। लिन हुआंग मदद नहीं कर सकता था लेकिन पूछ सकता था। हाँ, यह एक खिलौना है जो मुझे दुर्घटना से एक मध्यम आकार की तलहटी में मिला है। ली लैंग को खुद पर गर्व था कि लिन हुआंग जिज्ञासु थे। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फ्लॉन्ट करने के लिए प्यार करने का उनका सच्चा स्व दिखा रहा था। यह कुछ खोजी उपकरणों से संबंधित होना चाहिए, क्या मैं सही हूँ? लिन हुआंग ने पहली बार गोल्ड रैंक के उपकरण को देखा था। हाँ, गैर लड़ाकू उपकरणों में यह एक मूल्यवान माना जाता है। लेकिन मुझे बस एक साल के लाइफ क्रिस्टल्स के साथ व्यापार करने की जरूरत थी। बाजार के आदमी ने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण प्राचीन सोने का सिक्का है। उसे डर था कि कहीं मैं उसके लिए वापस ना आ जाऊं, इसलिए वह हमारे व्यापार करने के ठीक बाद चला गया। ली लैंग हंसे। यह ऐसी चोरी है। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि गोल्ड रैंक उपकरण कितना है। उन्हें पता था कि लाइफ क्रिस्टल्स के कुछ टुकड़े उन्हें केवल एक साधारण आयरन रैंक उपकरण ही प्राप्त कर सकते हैं। जब वे बातें कर रहे थे, लिन हुआंग ने लिन शिन को जम्हाई लेते देखा। उसे नींद आ रही थी, इसलिए उसने ली लैंग को दूर भेजने का फैसला किया। श्रीमान ली लैंग, चून की क्षति की रिपोर्ट हो चुकी है, इसलिए मुझे आपको विदा करना होगा। आप इसे अपने लिए पहले ही देख चुके हैं, हमें अभी कोई जरूरत नहीं है। मुझे और मेरी बहन को आज रात फर्श पर सोना होगा। ठीक है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं क्षति नियंत्रण रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। आपको 24 घंटे के भीतर जवाब मिलना चाहिए। अगर सरकार ने इसे मंजूरी दे दी, तो 3 दिनों के भीतर मरम्मत के लिए लोग आएंगे। जब वे मरम्मत का काम करेंगे तो आपके पास एक अस्थायी घर होगा। अभी कुछ दिनों के लिए तुम्हें गोली काटनी पड़ेगी। ली लैंग ने लिन हुआंग को प्रक्रिया के बारे में बताया। ली लैंग के जाने के बाद, लिन हुआंग ने घर को खाली देखा। उसकी बहन और उसके शयन कक्ष नष्ट कर दिए गए। उनके बिस्तर टूटे फूटे टुकड़ों में पड़े थे। भूतल पर रहने वाले कमरे में एक बड़ा गड्ढा था। वे वहां सो भी नहीं सकते थे। रसोई में अधिकांश स्थान पर अलमारी का कब्जा था जहां केवल एक व्यक्ति ही सो सकता था। भाई, हम आज रात कहाँ सोएंगे? लिन शिन ने लाचार होकर लिन हुआंग को देखा। मुझे अपना कमरा खाली करने दो। मेरा कमरा तुमसे कम क्षतिग्रस्त है। 1 घंटे के बाद, उन्होंने आखिरकार अपना अस्थायी बिस्तर बना लिया। लिन शिन थक गया था, वो तुरंत सो गई और लिन हुआंग ने क्षतिग्रस्त कमरे को देखना जारी रखा। लिन शिन गहरी नींद में थी। लिन हुआंग उसकी लार और सोच को देखकर मुस्कुराए। इस बेफिक्र लड़की। फिर उसने अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचा जो इस प्यारी सी बच्ची को प्रभावित कर सकता है। लिन हुआंग ने आह भरी। ऐसा लगता है कि एक जिम्मेदार भाई बनना कोई आसान काम नहीं है। अध्याय 6। नया कार्ड। अगले दिन सुबह की धूप थी। लिन शिन उज्ज्वल और जल्दी जाग गई, उसके व्यवहार के लिए एक नया उत्साह। वह वैम्पायर के साथ हुई घटना से बहुत उत्साहित और अविचलित लग रही थी। हालांकि, लिन हुआंग ने पलक नहीं झपकाए। उसका दिमाग उस कार्ड में व्यस्त था जिसे उसने अभी तक नहीं बनाया था। इतना सब होने के बाद, उनकी डाइनिंग टेबल और अधिकांश फर्नीचर वैम्पायर ने नष्ट कर दिया। उन्होंने चारों ओर हंगामे के साथ नाश्ता बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं की। जब वे खाना खा रहे थे, लिन हुआंग ने अपनी अंगूठी से आने वाली खबरों को देखा। समाचार रिपोर्टर वही अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसे उसने एक दिन पहले समाचार में देखा था।
कल दोपहर तलहटी संख्या 7D101 के पास खोली गई आभासी आंख घटना के 1 घंटे बाद अपने आप बंद हो गई। वर्तमान में 30 से अधिक मॉन्स्टर हंटर्स वर्चुअल आई के चारों ओर 300 किलोमीटर के दायरे में राक्षसों का शिकार कर रहे हैं। देर से ही सही, कांस्य स्तर और उससे ऊपर के 3000 से अधिक राक्षस मारे गए। रिपोर्टों के आधार पर क्षेत्र में लोहे के स्तर वाले राक्षसों को जल्द ही मार दिया जाएगा। यह उन निवासियों के लिए सुरक्षित है जो तलहटी के पास रहते हैं और अब बाहर निकलते हैं। हंटर एसोसिएशन उस दिन अपने खेल में शीर्ष पर थी। वे 24 घंटे से भी कम समय में वर्चुअल आई से निकले सभी राक्षसों को मारने में कामयाब रहे थे। यद्यपि उन्हें अभी तक इस क्षेत्र में लौह स्तर के राक्षसों को मारना नहीं था, वे चिंतित नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि इस तरह के जीव इतने छोटे पैर जमाने के लिए खतरा नहीं है। कई निवासियों ने भी राक्षसों को मारने की बात अपने हाथ में ले ली थी। उन्होंने 6 सशस्त्र वयस्कों की टीमों का गठन किया ताकि लोहे के स्तर के राक्षस को मारना एक हवा हो। भाई, मैं स्कूल जा रहा हूं, लिन शिन चिल्लाया। ठीक है, सावधान रहें जब आप सड़क पर हों, शिनेर, उसने जवाब दिया। लिन शिन नाश्ते के तुरंत बाद स्कूल के लिए रवाना हो गया। दरवाजे तक उसका पीछा करने के बाद लिन हुआंग ने अपना नाश्ता खत्म किया और अगले दिन के लिए तैयार हो गई। जियो हे, चूंकि मेरे पास अभी भी एक कार्ड बनाने का मौका है, मुझे इसे अभी करने दें। लिन हुआंग ने अपने शरीर के भीतर काले कार्ड से कहा। वह कार्ड बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अभी अपना कार्ड बनाना चाहते हैं? गोल्डफिंगर ने पूछताछ की। मुझे यकीन है, लिन हुआंग ने अनुरोध की पुष्टि की और जोर से सिर हिलाया। वह यह देखने के लिए उत्साहित था कि उसे किस तरह का कार्ड मिलेगा। 12 कार्ड यादृच्छिक रूप से चुने गए हैं। कृपया मेजबान होने के लिए अपने इनाम कार्ड के रूप में 12 कार्डों में से एक को ड्रॉ करें। चेतावनी, आपके पास केवल एक मौका है। एक बार चुने जाने के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है। लिन हुआंग को वाक्य समझाने के बाद उसके सामने 12 काले कार्ड तैरते हुए दिखाई दिए। उन्हें एक शकल में व्यवस्थित किया गया था, जैसे घड़ी के सामने की संख्या। लिन हुआंग ने कार्डों को ध्यान से स्कैन किया। वे सभी उसे बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। प्रत्येक कार्ड काले रंग का था जिसके बीच में एक एकल स्वर्ण प्रश्न चिन्ह था जो गहरे रंग की पृष्ठभूमि के विपरीत एक सुनहरी लौ की तरह दिखता था। जियो हेई ने उसे जल्दी नहीं किया। कोई संकेत नहीं मिलने पर लिन हुआंग ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि मुझे बेतरतीब ढंग से किसी एक को चुनना होगा। उसने अपना हाथ उठाया और वृत्त पर 12 बजे के निशान पर बैठे कार्ड की ओर इशारा किया। मुझे वह चाहिए, उसने आत्मविश्वास से कहा। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, उसने जो कार्ड चुना वह आग की लपटों में फट गया और राख से एक नया कार्ड उठ गया। बधाई हो, आपको एक मिशन कार्ड मिला है, जियो हेई ने घोषणा की। उसने जियो हेई की अधिसूचना को नजरअंदाज कर दिया और कार्ड को करीब से देखा। यह एक सुनहरे रंग की महिला के साथ एक काले, नौकरानी की पोशाक चित्रण में एक सुनहरा कार्ड था। उसके पास एक कामुक आकृति थी और पोशाक उसके शरीर पर अविश्वसनीय रूप से मोहक लग रही थी, विशेष रूप से उसकी दरार। हालांकि पोशाक का खुलासा नहीं हो रहा था, लेकिन उसके 1/3 गोरे स्तन दिख रहे थे। देखना मुश्किल था। बधाई हो, आपने स्वयं को एक मिशन कार्ड प्राप्त कर लिया है। कार्ड में बैठी महिला ने बात करना शुरू कर दिया और उस पर आंखें मूंद लीं। लिन हुआंग चौंक गया था, लेकिन जल्द ही वो फिर से उसके उछलते स्तनों से विचलित हो गया। अब, मैं आपको आपका मिशन पढ़ता हूँ। मिशन, 1 महीने में रिजर्व हंटर बने। मिशन रिवॉर्ड, फ्लॉलेस कार्ड X1। यदि मिशन समय सीमा के भीतर पूरा नहीं होता है, तो आपको दंडित किया जाएगा, आप गोल्डफिंगर खो देंगे। मिशन की घोषणा से अवगत करा दिया गया है, कृपया अधिक जानकारी के लिए कार्ड के पीछे पढ़ें। महिला फिर अपने मूल रूप में लौट आई, कार्ड पर गतिहीन। लिन हुआंग ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि फ्लॉलेस कार्ड क्या होता है। उसके लिए, उसे मिशन पूरा करना था वरना वह गोल्डफिंगर खो देगा। अगर ऐसा हुआ तो उसके अकेले दुनिया में जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर वह कार्ड के पीछे मुड़ा। विवरण बिल्कुल वैसा ही था जैसा गोरी महिला ने उससे कहा था।
फिर उसने कार्ड पर टैप किया और वह सुनहरी धूल बन गई जो उसके शरीर में समा गई। रिजर्व हंटर बनने के लिए, मुझे आवेदन के लिए पात्र होने के लिए कम से कम लौह स्तर का होना चाहिए। हालांकि मैं अभी सक्षम नहीं हूं, मैं अभी के लिए एक इंपीरियल सेंसर के रूप में आवेदन करूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। लिन हुआंग ने सोचा। उन्होंने पहले रिजर्व हंटर बनने की योग्यता का सर्वेक्षण किया था। वह जानता था कि ऐसे कई व्यवसाय हैं जो अपवाद पेश करते हैं और इंपीरियल सेंसर होना उनमें से एक था। एक शाही सेंसर राक्षसों को उसकी बात मानने के लिए प्रभावित कर सकता था। बहुत से लोगों में प्रतिभा नहीं थी, इसलिए इंपीरियल सेंसर एक आला और सम्मानजनक पेशा था। लिन हुआन के पास एक मॉन्स्टर कार्ड था जिसे वह खुद को इंपीरियल सेंसर के रूप में छिपाने के लिए बुला सकता था। आयरन लेवल रैंक 3 वैम्पायर को रिजर्व हंटर पद के लिए आवेदन करने वालों में सबसे मजबूत माना जाता था, लेकिन इसकी कमजोरी बहुत स्पष्ट थी। यदि कोई ऐसे हथियारों का उपयोग करता है जो एक सेप्टिक भाजक से दूषित होते हैं, तो युद्ध में पिशाच को बहुत खतरा होगा। कुछ विश्लेषण के बाद, लिन हुआंग ने अपने दूसरे कार्ड क्रॉस रैंकिंग कार्ड को देखा। यह क्रॉस रैंकिंग कार्ड बर्बाद हो जाएगा अगर मैं इसे एक साधारण कार्ड पर इस्तेमाल करता। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे पास रिजर्व हंटर बनने के अवसरों को अधिकतम करने के लिए सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए सीमित समय है। पिशाच की दुर्लभता को उन्नत करने के बाद, इसकी क्षमता कांस्य स्तर की इकाई के बराबर होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से मेरे उत्तीर्ण होने की संभावनाओं को मजबूत करेगा। क्रॉस रैंकिंग कार्ड के साथ, कार्ड की दुर्लभता जितनी अधिक होगी, मूल्य उतना ही अधिक होगा। क्रॉस रैंकिंग कार्ड के उपयोग से एक सामान्य कार्ड को रेयर कार्ड में अपग्रेड किया जा सकता है। इसी तरह, अगर इसे रेयर कार्ड पर इस्तेमाल किया गया था, तो उसी कार्ड को एपिक कार्ड में अपग्रेड किया जाएगा। यदि इसे एपिक कार्ड पर इस्तेमाल किया गया था, तो इसे असाधारण रूप से उच्च मूल्य के लेजेंडरी कार्ड में अपग्रेड किया जाएगा। शुरू में, लिन हुआंग ने एक बेहतर कार्ड हासिल करने के बाद इसका उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे अब इसका उपयोग करना होगा। जियो ही, मैं मॉन्स्टर कार्ड से राक्षस को कैसे बुलाऊं? लिन हुआंग ने पूछा। अपना ध्यान केंद्रित करें और जो कार्ड आप चाहते हैं वह आपके हाथ पर दिखाई देगा। कार्ड तोड़ दो और सम्मन पूरा हो जाएगा। जैसे ही उसने पूछताछ की, ब्लैक कार्ड पर निर्देश धीरे धीरे दिखाई देने लगे। क्या लोग देखेंगे कि क्या मैं कार्ड को समन करता हूं? लिन हुआंग ने जियो हेई से सवाल किया। केवल मेजबान कार्ड देख सकता है, कोई और आपके कार्ड के अस्तित्व को देखने या महसूस करने में सक्षम नहीं होगा। एकदम बढ़िया। लिन हुआंग को राहत मिली। वह चिंतित था कि गोल्डफिंगर को किसी ने बुरे इरादे से देखा होगा यदि वे उसके कार्ड देख सकते हैं। अपने संदेहों को दूर करने के बाद, लिन हुआंग ने अपना ध्यान वर्तमान कार्य पर केंद्रित किया। उसने अपने जीवन चक्र से उस राक्षस कार्ड की कल्पना की जो वह चाहता था और चाहता था कि वह अपने फैले हुए हाथ पर दिखाई दे। जल्द ही, एक सफेद क्रिस्टल कार्ड जो उसकी हथेली के आधे आकार का था, उसके दाहिने हाथ पर दिखाई दिया। कार्ड बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने लाइफ व्हील पर चित्रित किया था। अब जबकि यह उसकी हथेली पर शारीरिक रूप से मौजूद हो गया था, वह कार्ड से बहने वाली ठंडक की अनुभूति को महसूस कर सकता था। अगर जियो हेई ने उसे आश्वासन नहीं दिया कि कोई और उसके कार्ड को नहीं समझ सकता है, तो वह अपने आसपास के किसी और से इसकी पुष्टि करने के लिए कहता, अगर वे देख सकते कि क्या हुआ। हालांकि, वह जानता था कि जियो हेई ने जो कहा था वह सच था। जियो हेई के निर्देशों का पालन करते हुए, लिन हुआंग ने कार्ड को जितना हो सके कुचल दिया। वह इस बात से चिंतित था कि उसने पर्याप्त रूप से निचोड़ा नहीं है, लेकिन थोड़े से प्रयास से, कार्ड 1000 टुकड़ों में बिखर गया और जल्द ही, यह फिर से एक साथ फिर से जुड़ना शुरू हो गया। एक सेकंड से भी कम समय में, एक युवक, जो उसकी उम्र का था, उसके सामने प्रकट हुआ। लिन हुआंग को पहले तो संदेह हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसने जिस राक्षस की कल्पना की थी, उसके बजाय उसने किसी और इंसान को बुलाया था। आपका मॉन्स्टर कार्ड सक्रिय कर दिया गया है। क्या आप बेतरतीब ढंग से राक्षस के कौशल को निकालना चाहते हैं? अध्याय 7। यू आर स्टिल सो वीक। मैं एक कौशल निकाल सकता हूँ? लिन हुआंग ने आश्चर्य से पूछा, जब उसने अपने सामने वाले बॉक्स को देखा। फिर उन्होंने आगे कहा, क्या मैं कौशल को अपग्रेड करने के बाद निकाल सकता हूँ?
क्या आप अगली बार कोई कौशल निकालना चाहेंगे? बॉक्स ने जवाब दिया, चलो इसे अगली बार करते हैं। लिन हुआंग ने सिर हिलाया। उसने उस पिशाच की जांच करना शुरू कर दिया जिसे उसने बुलाया था। वैम्पायर लिन हुआंग की ही उम्र का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह लगभग 15 साल का था। उनकी विशेषताएं तेज और साफ सुथरी थीं। अगर वह लोगों की भीड़ में होता तो कोई नहीं बता पाता कि वह वैम्पायर है। वह एक वैम्पायर का सबसे डरावना हिस्सा था। छोटी तलहटी में मनुष्यों की आबादी 800 से अधिक वर्षों से बढ़ रही थी, लेकिन मानव के वेश में पिशाचों के साथ, उन सभी पिशाचों को मारना असंभव था, जो भेड़ के कपड़ों में भेड़ियों की तरह उनके बीच छिपे हुए थे। जब तक उन्होंने खुद को प्रकट नहीं किया, तब तक कोई भी अंतर नहीं बता सकता था। मुझे अपना पूरा रूप दिखाओ। लिन हुआंग ने पिशाच को निर्देश दिया। आदेश सुनकर वैम्पायर की आंखें खून से लाल हो गईं और उसकी आंखों के सॉकेट के चारों ओर नसें उभरी हुई थीं। उसकी मांसपेशियां लचीली हो गईं और वह कुछ सेंटीमीटर लंबा हो गया। भयानक माहौल को भांपते हुए लिन हुआंग को आखिरकार पता चल गया कि वह एक रात पहले कितना भाग्यशाली था। लोहे के स्तर का यह रैंक 3 वैम्पायर इतना शक्तिशाली है। हालांकि पिछली रात वैम्पायर कांस्य स्तर की रैंक -3 थी, लेकिन इसका वाइब इससे बहुत कमजोर था। हो सकता है कि यह पहले लगी चोटों से कमजोर हो गया हो। अगर यह पूरी ताकत से होता, तो मुझे मारना एक चींटी को कुचलने जितना आसान होता। उसने सोचा, जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई हो। सक्रिय रक्त शक्ति, लिन हुआंग ने आदेश दिया, उसके सामने जानवर को उसका दूसरा निर्देश। वह वैम्पायर का असली रूप देखना चाहता था। एक गहरी कराह के बाद, एक लाल रंग की परत और खून की तेज बदबू पिशाच के पूरे शरीर में फैल गई। जल्द ही उसका शरीर रक्त शक्ति से आच्छादित हो गया, जिससे वह अपने से कुछ गुना बड़ा हो गया। लिनहुआंग भूल गए थे कि ब्लड पावर को सक्रिय करने से वैम्पायर और इसलिए कराह उठेगी। वह चिंतित था कि यह पड़ोसियों को जगा सकता है और वे निश्चित रूप से मॉन्स्टर हंटर्स को सूचित करेंगे। हालांकि, जिस बात की उन्हें चिंता थी वह उनके दिमाग से निकल गई। वैम्पायर की पीठ पर 2 खूनी पंख बन रहे थे, जैसे कोई फूल बड़ा खिल रहा हो, टपकती लाल पंखुड़ियां। वह बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। वे इतने तेजस्वी थे कि वह अचंभित था, फर्श पर जड़ा हुआ था, गतिहीन था। वैम्पायर चुपचाप खड़ा रहा जब तक कि वह लिन हुआंग को अपना अगला निर्देश देने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद, लिन हुआंग अपनी समाधि से बाहर निकला और कहा, ठीक है, अपने प्रच्छन्न रूप में वापस जाओ। जैसे ही वैम्पायर ने उसका निर्देश सुना, रक्त शक्ति फीकी पड़ गई और उसकी आंखें सामान्य हो गईं। वह फिर से एक इंसान की तरह लग रहा था। अगर लिन हुआंग ने खुद परिवर्तन नहीं देखा होता, तो उसे नहीं लगता कि उसके सामने खड़ा आदमी एक पिशाच था। मैं आप पर क्रॉस रैंकिंग कार्ड का उपयोग कर रहा हूं। उम्मीद है, आने वाले रिजर्व हंटर मूल्यांकन में आप मुझे निराश नहीं करेंगे। पिशाच अभिव्यक्तिहीन रहा। लिन हुआंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वह समझ गया है कि उसने अभी क्या कहा था। जियो ही, मैं क्रॉस रैंकिंग कार्ड का उपयोग कर रहा हूं। क्रॉस रैंकिंग कार्ड एक उपभोज्य है। आप इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप वाकई इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? ब्लैक कार्ड चेतावनी पड़ता है। हाँ, अपना लक्ष्य चुनने के लिए निर्देशों का पालन करें। आपका लक्ष्य वैम्पायर मॉन्स्टर कार्ड है। पुष्टि के लिए सहमत हैं? जियो हे ने जारी रखा की पुष्टि की। जैसे ही लिन हुआंग ने यह शब्द कहा, एक चमकदार सुनहरी रोशनी ने पिशाच को ढक लिया। वैम्पायर तब सोने का एक विशाल गोला बन गया, जब हर जगह सोने की किरणें फूट पड़ीं। लिन हुआंग ने चकाचौंध के खिलाफ अपनी आंखें बंद कर लीं। 3 मिनट बाद, उसने महसूस किया कि प्रकाश अब भेदी नहीं था, उसने अपनी आंखें खोलीं। पिशाच को ढकने वाला सुनहरा गोला फीका पड़ गया था। विकसित पिशाच धीरे धीरे उसे दिखाई दिया। वैम्पायर की शक्ल में कोई खास फर्क नहीं दिखा। उसके बाल पहले काले थे, लेकिन अब चांदी के थे। उनका हेयर स्टाइल वैसा ही बना रहा, पीछे की ओर स्लीक और साफ सुथरा, इससे पहले के बॉयिश लुक को बनाए रखा। हालांकि, उनकी छात्र पोशाक अब एक काली टोपी थी जिसने उनके पूरे शरीर को ढक दिया था। आपके चांदी के बाल आपको एनीमे के चरित्र की तरह दिखते हैं। अगर मैं आपको कानेकी कहूंगा, तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। मैं तुम्हें बाय बुलाऊंगा।
लिन हुआंग ने तेजी से फैसला किया। फिर वह बाई के पास गया और उसकी भौहों के बीच एक उंगली थपथपाई। फिर पिशाच का शरीर टुकड़ों में टूट गया और उसकी हथेली पर एक क्रिस्टल कार्ड बन गया। लिन हुआंग यह देखकर उत्साहित था कि बाई के नवीनतम रूप के साथ कार्ड का रंग सफेद से हरे रंग में बदल गया था। उसने कार्ड को घुमाया और देखा कि कार्ड की जानकारी में भी बदलाव हुए हैं। राक्षस कार्ड। दुर्लभता, दुर्लभ। राक्षस का प्रकार, वैम्पायर। लड़ाकू स्तर, आयरन 3 स्टार, कांस्य 3 सितारा। कौशल 1, रक्त शक्ति स्तर -2। कौशल 2, पुनर्जनन मूल। कौशल 3, नया जोड़, उबलता रक्त मूल। स्थिति, तलब किए जाने के लिए उपलब्ध। कार्ड टिप्पणी, यह अभी भी बेकार है। जैसा कि अपेक्षित था, सामान्य कार्ड को रेयर कार्ड में अपग्रेड कर दिया गया था। विवरण में एक नया कौशल जोड़ा गया था। जब लिन हुआंग उत्तेजित हो रहा था, उसने नीचे टिप्पणी देखी और पूछा, जियो हेई, क्या आप इसे कुछ बेहतर टिप्पणी दे सकते हैं? उसने जो देखा उससे नाराज होकर पूछा, नहीं। काले कार्ड पर नहीं के बगल में एक विशाल विस्मयादिबोधक चिन्ह था। गोल्डफिंगर गंभीर था। जियो ही, आपके रवैये से आपको कोई दोस्त नहीं मिलेगा। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है। जुर्माना। लिन हुआंग ने हार मान ली। आइए देखें कि यह उबलता लहू क्या करता है। खौलता हुआ खून, बेसिक वैम्पायर की ताकत 10 मिनट के लिए कई गुना बढ़ जाएगी। बॉयलिंग ब्लड खत्म होने के बाद, वैम्पायर कमजोर हो जाएगा और 1 घंटे तक युद्ध करने में असमर्थ होगा। हुनर बहुत अच्छा है लेकिन बाद का असर मुश्किल है। लिन हुआंग ने सोचा। उसने चिंता से सिर खुजलाया और कहा, मैं तब इसका उपयोग नहीं करने का प्रयास करूंगा, अन्यथा मैं केवल अगले घंटे के लिए खुद को खतरे में डालूंगा। ओह ठीक है, मेरे पास अभी भी एक कौशल निकाला जाना है। लिन हुआंग को अचानक याद आया, जियो ही, अगर मैं अभी कौशल निकालता हूं, तो क्या यह मॉन्स्टर कार्ड से गायब हो जाएगा? कौशल निकालना मॉन्स्टर कार्ड से कौशल हासिल करने का एक तरीका है। यह स्वयं मॉन्स्टर कार्ड की किसी विशेषता को प्रभावित नहीं करता है। एकदम बढ़िया, लिन हुआंग ने कहा, उसकी आवाज में नई उम्मीद जगाई। लिन हुआंग ने तीनों कौशलों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। रक्त शक्ति अच्छी है, लेकिन मेरी छोटी उम्र के साथ इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। पुनर्जनन का कार्य बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह कुछ भी नहीं से बेहतर है, जबकि रक्त उबालना केवल एक अस्थायी सहायता होगी। अब जबकि मेरी बुनियादी लड़ाकू ताकत कम है, भले ही मेरी ताकत कई गुना हो जाए, इससे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। इसके अलावा, मैं 1 घंटे के लिए थक जाता, और इस तरह मैं और भी तेजी से मर जाता। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने विकल्पों का गहन विश्लेषण किया। जियो हेई, मैं एक कौशल निकालना चाहूंगा। कुछ विचार करने के बाद, लिन हुआंग और अधिक संकोच नहीं करना चाहता था। स्किल एक्सट्रैक्शन सक्रिय है, बेतरतीब ढंग से एक कौशल का चयन करें, रैंडम चयन किया जाता है। बधाई हो, आपको ब्लड पावर मिला, स्तर 2। जियो हेई ने घोषणा की। जैसे ही उसने नोट पढ़ा, लिन हुआंग को लगा कि उसके शरीर में कुछ जोड़ा गया है। उन्होंने तुरंत अपना विशेष कार्ड लॉन्च किया। होस्ट, लिन हुआंग। लिंग पुरुष। आयु, 15। लड़ाकू ताकत, कोई नहीं, मूल्यांकन सीमा से अधिक। कौशल, रक्त शक्ति स्तर -2। समन प्राधिकरण, सक्रिय। समन की उपलब्ध संख्या 1। टिप्पणी, आप अभी भी कमजोर हैं। लिन हुआंग ने आखिरी टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और अपने कौशल पर, रक्त शक्ति स्तर 2 पर ध्यान केंद्रित किया। वह यह जानकर दंग रह गया कि उसने वैम्पायर का कौशल हासिल कर लिया है। अब जब वैम्पायर तैयार हो गया है, तो खुद को लैस करने का समय आ गया है। अध्याय 8, स्थिर निवास। सुबह सुबह दरवाजे पर कोई चिल्लाया। लिन हुआंग ने एक पीले पक्षी के लिए दरवाजा खोला जो उसकी हथेली के आकार का था, जो उसके पैरों के पास खड़ा था। पीले पक्षी को सिल्वरटोन बर्ड कहा जाता था क्योंकि वे 1000 भाषाएं सीख सकते थे। हालांकि, भाषाओं के बारे में उनकी समझ 6 साल के बच्चे की विचार क्षमता के समान थी। एक भाषा सीखने के बाद, वे साधारण उद्देश्यों के लिए मनुष्यों के साथ तार्किक बातचीत कर सकते थे। लोगों ने पक्षियों को न केवल प्रसव के लिए बल्कि उनकी स्मृति क्षमताओं के लिए भी प्रशिक्षित किया। उनके प्रत्येक पंख में एक छिपा हुआ भंडारण स्थान था जहां इसमें एक ऐसी वस्तु हो सकती थी जो बर्फ के घन जितना बड़ा हो।
चिड़िया ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और वह अपने किराएदार की ओर मुड़ी। इसने लिन हुआंग की ओर देखा और कहा, सुप्रभात, मिस्टर लिन हुआंग। आपके पार्सल यहाँ हैं, कृपया यहाँ अपना नाम हस्ताक्षर करें। पक्षी ने फिर अपने पंख फड़फड़ाए और उसके शरीर से कुछ टुकड़े गिर गए। उनमें से कुछ स्वयं पक्षी से कुछ गुना बड़े थे। फिर उसने अपना सिर हिलाया और उसके मुंह से एक रसीद निकली। यह लिन हुआंग के कंधे तक गया और रसीद उसे दे दी। रसीद में पार्सल में सभी वस्तुओं के विवरण सूचीबद्ध थे। एक नज़र डालने के बाद लिन हुआंग ने अपने नाम पर हस्ताक्षर किए और रसीद वापस चिड़िया को दे दी। जैसे ही उसने रसीद लौटाई, उसने घर के अंदर दरवाजे के बगल में एक कटोरे से कुछ कैंडीज पकड़ ली। आपके लिए, उसने कहा कि जैसे ही उसने इसे पक्षी को दिया। जिस दुनिया में वह रहता था, वहां कई राक्षस मिठाइयां पसंद करते थे और कैंडी सिल्वरटोंग बर्ड की पसंदीदा थी। कई परिवार अपने पार्सल को सुरक्षित रूप से वितरित करने के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनके लिए कुछ प्रकार की कैंडी तैयार करेंगे। चूंकि वह जानता था कि अगले कुछ दिनों में उसकी डिलीवरी हो जाएगी, लिन हुआंग ने कैंडी बहुत पहले ही तैयार कर ली थी। शुक्रिया। चिड़िया ने लिन हुआंग की हथेली पर अपना पंख लहराया और रसीद और कैंडी गायब हो गई। इसने उसे सिर हिलाया और चला गया। लिन हुआंग ने फिर सामान घर में रखा, दरवाजा बंद किया और उनकी जांच करने लगा। लोहे की तलवार X1, बुनियादी सैन्य अस्तित्व तलवार X1, बुनियादी सैन्य पानी की बोतल X1, बख्तरबंद गोली ग्रेईगल 17 के लिए X10, 10 बक्सों में 500 गोलियां, वाटरप्रूफ रेन गियर X1, रात्रि दृष्टि चश्मा X1, दूरबीन X1, हेमोस्टैटिक एजेंट X2, पट्टी X1, अल्पविराम। उसने अपनी बचत का 80% सभी वस्तुओं को खरीदने के लिए खर्च किया। अकेले तलवार ने उसे 10,000 क्रेडिट अंक दिए। पानी की बोतल को स्पेस गेरबिल नामक राक्षस से बनाया गया था। सटीक होने के लिए, इसे इसके पेट से बनाया गया था क्योंकि इसमें किसी अन्य की तरह एक स्थान संपीड़न सुविधा थी। इसमें 1 टन तक तरल हो सकता है और इसकी लागत 8,000 क्रेडिट पॉइंट हो सकती है। कवच भेदी गोलियों की कीमत हर 2 गोलियों में 1,000 क्रेडिट पॉइंट होती है, उनमें से एक बॉक्स की कीमत उन्हें 5,000 क्रेडिट पॉइंट होती है। शेष कुल 2,000 क्रेडिट अंक थे। यह पहली बार था जब लिन हुआंग ने एक बार में इतने सारे क्रेडिट पॉइंट खर्च किए थे। उन्होंने सोचा कि वे इसके लायक थे क्योंकि रिजर्व हंटर मूल्यांकन के दौरान आइटम उपयोगी साबित हो सकते हैं। मूल्यांकन का पाठ्यक्रम हर बार अलग अलग होता है लेकिन अंतिम हमेशा जंगल में उत्तरजीविता परीक्षा होगी। आइटम उस कार्य के लिए थे। मैं प्रसन्न हूँ। सेवा इतनी जल्दी थी। मैंने कल ही उन्हें आदेश दिया था और वे आज आ गए हैं। मैं बस सोच रहा था कि क्या मुझे डिलीवरी का पता बदलना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि हम मरम्मत के दौरान क्षति की मरम्मत के लिए कहीं और रह रहे हों, लेकिन अब यह आवश्यक नहीं है, उसने कहा। उसके बाद, लिन हुआंग ने अपनी अंतरिक्ष भंडारण इकाई में सब कुछ रख दिया। मूल्यांकन के लिए आवेदन हंटर एसोसिएशन की वेबसाइट पर हॉट नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। मूल्यांकन की तैयारी करते समय, उसे मध्यम स्तर पर भाग लेना होगा। प्रत्येक मध्यम स्तर पर हर महीने एक मूल्यांकन होगा। निकटतम मध्यम आधार तलहटी संख्या 7C87 होगा, जहां वास्तविक मूल्यांकन 1 सप्ताह बाद होगा। अगर वह एक बाज के साथ उड़ता है तो उसे तलहटी तक पहुंचने में केवल 2 घंटे लगेंगे। इस तरह, उसके पास आगे की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय होगा। जब लिन हुआंग सोच रहा था कि उसे और क्या तैयार करना चाहिए, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह हैरान था। यह इतनी जल्दी कौन हो सकता है, उसने सोचा। उसने दरवाजा खोला और वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी सूट में खड़ा था और उसके पीछे वर्दी में आदमियों का एक दल था। सूट में आदमी ने मुस्कुराते हुए लिन हुआंग का हाथ हिलाया और कहा, मिस्टर लिन हुआंग, हमें कल केंद्र सरकार से एक नवीनीकरण नोटिस मिला है, इसलिए हम आपके घर का नवीनीकरण करने के लिए यहाँ हैं। मुझे बताएं कि क्या कोई टिप्पणी है जिसे आप नवीनीकरण आदेश में जोड़ना चाहते हैं, और हम तुरंत शुरू करेंगे। आदेश में जोड़ने के लिए मेरे पास कोई टिप्पणी नहीं है। जब तक फर्श और दीवारों पर दरारें और निशान सभी सील और ठीक से ढके हुए हैं, तब तक मैं संतुष्ट रहूंगा। लिन हुआंग ने जवाब दिया, अभी भी उन घटनाओं से थोड़ा पीछे हट गया जो ट्रांसपायर हो रही थीं।
उन्होंने उनसे इतनी उच्च दक्षता की दर से काम करने की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें संघ से अभी अभी एक सूचना मिली थी कि उस सुबह समीक्षा पारित की गई थी और उसी दिन उनके लोग यहाँ थे। अगर ऐसा है तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लिन हुआंग को एक कार्ड देते हुए वह आदमी मुस्कुराया और सिर हिलाया। यह एक होटल के कमरे का की कार्ड था। फिर उन्होंने जारी रखा, मरम्मत में करीब 5 दिन लगेंगे। यह 5 दिनों से अधिक नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसलिए हमने आपको अगली 5 रातों के लिए एक होटल में बुक किया है। धन्यवाद। लिन हुआंग ने की कार्ड लिया और होटल का नाम देखकर दंग रह गए। की कार्ड पर स्टेबल शब्द लिखा हुआ था। यह स्टेबल रेजिडेंस के लिए एक की कार्ड था, जो कि तलहटी में सबसे प्रतिष्ठित होटल था। एक मानक कमरे में प्रति रात 1000 से अधिक क्रेडिट पॉइंट खर्च होते हैं, जो कि बड़े तलहटी में बड़े होटलों के एक कमरे की कीमत थी। उन्होंने सोचा कि यह केंद्र सरकार द्वारा एक असामान्य व्यवस्था है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हम अगले कुछ दिनों के लिए आपके घर से बाहर काम करेंगे। अगर डिलीवरी होती है तो हम उन्हें होटल भेज देंगे। यदि कुछ मूल्यवान है तो आप अपना समय ले सकते हैं और उन्हें अभी अपने साथ ला सकते हैं। तुम जब तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना। सूट में मौजूद व्यक्ति ने उसे सूचित किया। मूल्यवान वास्तव में कुछ भी नहीं है, लिन हुआंग ने कहा और सिर हिलाया। मैं बस अपने और अपनी बहन के लिए कुछ प्रसाधन ले लूंगा और तुम अंदर आ सकती हो। वह आगे बढ़ गया, क्योंकि वह पुरुषों को अंदर जाने की अनुमति देने के लिए एक तरफ हट गया। नहीं, यह ठीक है, जब आपका काम हो जाएगा तो हम अंदर आ जाएंगे। सूट पहने हुए आदमी ने जिद की और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जब से उस आदमी ने जोर दिया, लिन हुआंग ने अपनी कमर उचका दी और अपने प्रसाधन लेने के लिए ऊपर चली गई। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कुछ भी नहीं बचा है, वह नीचे भूतल पर गया और दरवाजे पर चला गया। ठीक है, अब यह सब तुम्हारा है, मैं तब होटल जा रहा हूँ, लिन हुआंग ने कहा। फिर उसने सूट वाले आदमी को एक नोट दिया और फुसफुसाया, यह मुख्य द्वार का पासवर्ड है। कमरे के दरवाजे सब खुले हैं। कमरे की चाबियां दूसरी मंजिल के बाथरूम में दवा के डिब्बे में हैं, जरूरत पड़ने पर खुद की मदद करें। वह सूट में आदमी पर भरोसा करता था, लेकिन नहीं चाहता था कि उसकी सेना उस जगह के बारे में जाने के लिए लावारिस हो। सूट में आदमी ने नोट लिया, सिर हिलाया और उसे आश्वासन दिया, चिंता न करें, हम अपनी क्षमता के अनुसार काम करवाएंगे। वुलिन टाउन एक छोटा शहर था, जिसमें केवल 4 मुख्य सड़कें थीं। लिन हुआंग और उनकी बहन स्ट्रीट 101 पर रहते थे। जब पहली बार पैर जमाने का निर्माण किया गया था, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि तलहटी का विस्तार 100 से अधिक सड़कों तक हो जाएगा और एक बी ग्रेड बड़ा पैर बन जाएगा, इसलिए उन्होंने आशावादी रूप से अपनी संख्या 101 पर शुरू की। 10 मिनट चलने के बाद, लिन हुआंग स्थिर निवास पर पहुंचे। वह प्राच्य आकर्षण से अलंकृत प्रवेश द्वार पर खुले प्रांगण को देखकर प्रसन्न हुआ। उन्होंने प्रवेश द्वार पर खड़े होकर होटल की तस्वीर ली। फिर उसने इसे एक पाठ के साथ लिन शिन को भेजा। हमारे घर का नवीनीकरण शुरू हो गया है। हम यहाँ अगले 5 दिनों तक रहेंगे। मैं कमरा 302 में हूँ। स्कूल के बाद यहाँ आओ। भाई, क्या यह एक शरारत है? लिन शिन ने तुरंत जवाब दिया। लिन शिन होटल के स्थान से परिचित थी क्योंकि उसके स्कूल जाने का रास्ता होटल से ज्यादा दूर नहीं था। कभी कभी वह फूलों की तस्वीरें लेने के लिए होटल के बगीचों में भी आ जाती थी। वह हमेशा यह देखना चाहती थी कि स्थिर निवास के कमरे कैसे दिखते हैं, इसलिए उसने सोचा कि यह लिन हुआंग द्वारा किया गया एक मजाक था जब उसने उसे संदेश भेजा था। लिन हुआंग ने कुछ भी नहीं समझाया। इसके बजाय, उसने अपने बयान को साबित करने के लिए उसे कीकार्ड के आगे और पीछे की एक छवि भेजी। लिन हुआंग ने जिस चीज पर ध्यान नहीं दिया, वह यह थी कि जैसे ही वह होटल में कदम रखा था, वहां कोई उसकी आंखों में चमक के साथ देख रहा था। अध्याय 9, शानदार जीवन। स्टेबल रेजिडेंस के खुले यार्ड को देखते हुए, लिन हुआंग को पता था कि होटल का मालिक ली लैंग की तरह ही एक स्टाइल का आदमी था। जब वह मालिक से मिला, तो उसने महसूस किया कि मालिक उसकी कल्पना से बहुत दूर था। मालिक एक साधारण मध्यम आयु वर्ग का आदमी था, जो छोटा और मोटा था। वह गंजा था और एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखता था।
उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था क्योंकि वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने 40 या 60 के दशक में हो सकता था। उनकी गोरी त्वचा थी जो तनाव और उम्र से बहुत कम झुर्रियों के साथ चिन्हित थी। उसने बहुत ही लापरवाही से कपड़े पहने, एक चमकीली, पीली छोटी बांह की कमीज जो उसके शरीर के लिए एक आकार की बहुत बड़ी थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक छोटा गाउन पहना हो और उसके नीचे नीली पैंट की एक बड़ी जोड़ी थी जो उसके घुटनों से थोड़ा नीचे लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यह भी एक आकार बहुत बड़ा था। नमस्ते, क्या आप अतिथि हैं जो आज कमरा 302 में चेक इन कर रहे हैं? काउंटर के पीछे खड़े गंजा आदमी ने एक सुखद मुस्कान के साथ कहा। उसके दांत थोड़े दिख रहे थे, और वे साफ और साफ थे। हाँ, आपको इस होटल का मालिक होना चाहिए, है ना? लिन हुआंग ने अपने पंजीकरण के लिए कीकार्ड निकाला और बधाई दी। आपका यार्ड शानदार है। धन्यवाद। यह सिर्फ मेरा शौक है। मैं सिर्फ डिजाइनों के साथ बेवकूफ बनाता हूँ। मालिक ने विनम्रता से कहा। यह सुनकर लिन हुआंग हैरान रह गया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने यार्ड को सजाने के लिए एक डिजाइनर को काम पर रखा है, लेकिन इसके बजाय, यह इस आदमी द्वारा किया गया था, जो सबसे अच्छा, गंदा लग रहा था। प्रिय महोदय, आपका कमरा दाईं ओर, तीसरी मंजिल पर है। सारे रास्ते सीधे चलो और तुम अपने कमरे में पहुंच जाओगे। उस आदमी ने कीकार्ड लिन हुआंग को लौटा दिया और लॉबी के दाहिनी ओर सीढ़ियों की ओर इशारा किया। अरे हाँ, आपके कमरे के आर पार रूम 301 के मेहमान की बुरी आदत है। वह भोर में यार्ड में अपनी तलवार से प्रशिक्षण लेता है। अगर वह बहुत ज्यादा शोर करता है तो मैं माफी मांगना चाहूंगा। ठीक है, नोट किया। लिन हुआंग ने इसके बारे में और अधिक नहीं सोचा और ऊपर की ओर चल दिया। सीढ़ियां महोगनी से बनी थीं। यह एक सर्पिल सीढ़ी थी जहां दाहिने हैंडल और रेलिंग को बहुत विस्तृत पैटर्न के साथ उकेरा गया था। पैटर्न मुख्य रूप से विभिन्न आकारों के पत्तों और फूलों के साथ रतन थे। वे दूर से बहुत असली लग रहे थे। जब लिन हुआंग ने सीढ़ियों पर कदम रखा तो हल्की सी लकीरें थीं। मालिक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वह तीसरी मंजिल तक गया। वह दाएं मुड़ा और सीधे अपने कमरे में चला गया। कुछ ही समय बाद, वह कमरा 302 के बाहर पहुंचा। वह मदद नहीं कर सका लेकिन कमरा 301 को देखा क्योंकि वह उत्सुक था कि वहां किस तरह का व्यक्ति रहता है। थोड़ी देर बाद, वह खुद से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं क्यों परवाह करूंगा कि दूसरे क्या कर रहे हैं? मेरी प्राथमिकता रिजर्व हंटर मूल्यांकन की तैयारी होनी चाहिए। फिर उसने कीकार्ड को कमरा 302 के दरवाजे में डाल दिया और दरवाजा खोल दिया। अपना कमरा देखा तो दंग रह गए। केंद्र सरकार निश्चित रूप से महान कल्याण प्रदान करती है। उसने सोचा। यह एक आलीशान स्वीट था। अकेले रहने का कमरा लगभग 100 वर्ग मीटर बड़ा था। लिविंग रूम के बीच में एक झूमर था। लाइट बल्ब के अलावा बाकी फीचर शुद्ध सोने से बना था। यह बहुत खूबसूरत था, और यह वास्तव में महंगा लग रहा था। कमरे की शैली आलीशान लेकिन कम महत्वपूर्ण थी। झूमर के अलावा, बाकी की सजावट का निर्माण तेजतर्रार ढंग से नहीं किया गया था। यहाँ तक कि कालीन भी किनारों पर सोने के धागे से सिल दिया गया था। अगर किसी ने गौर से नहीं देखा, तो वे सोच सकते हैं कि यह सिर्फ ठोस सुनहरे तारों से बना एक पैटर्न था। ये मालिक इतना अमीर है, कालीन पर भी सोने की धार है। लिन हुआंग ने कहा और करीब से देखने के लिए नीचे झुक गया। धिक्कार है। वह असली सोना है। उन्होंने करीब से जांच करने पर कहा। आज दुनिया में, सोना भी एक दुर्लभ धातु थी जिसका उपयोग मुख्य रूप से विलासिता की सजावट के लिए किया जाता था। यह महंगा था और प्रति ग्राम 300 क्रेडिट पॉइंट खर्च करता था। कालीन किसी अज्ञात राक्षस की त्वचा से बना था और अकेले कालीन के सोने के किनारों पर 100,000 क्रेडिट पॉइंट खर्च हो सकते थे। लिन हुआंग ने फिर अपने ऊपर लगे झूमर को देखा। क्या यह दिया भी असली सोने का बना है? यदि ऐसा है, तो इसके लिए 10 मिलियन से अधिक क्रेडिट पॉइंट खर्च हो सकते हैं। उसने निष्कर्ष निकाला। उसने पूरे कमरे को अच्छी तरह से देखा और विस्मय में आ गया। वह अब इस लग्जरी होटल में लिप्त हो सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि इस होटल के सबसे सस्ते कमरे में एक रात ठहरने के लिए 1000 से अधिक क्रेडिट पॉइंट खर्च हुए। उसने सोचा। स्वीट में 2 कमरे और एक बैठक थी।
न केवल बैठक का कमरा विशाल था, अन्य कमरों का आकार भी छोटा नहीं था। प्रत्येक कमरे में 2 बाथरूम थे। लिन हुआंग ने बाईं ओर के बड़े कमरे में सोने का विकल्प चुना, जिसमें बाहर बालकनी के ठीक नीचे यार्ड का अद्भुत दृश्य था। उसने पर्दा एक तरफ खींचा और धक्का देकर खिड़कियां खोल दीं। रतन से बने टेबल और कुर्सियों का एक सेट था, जिसके किनारे एक लटकता हुआ रतन बिस्तर था। लिनहुआंग बालकनी के कोने में चला गया और रेलिंग के बाहर देखा। वह पूरे यार्ड को देख सकता था। इस दृष्टि से उद्यान और भी अधिक मनोरम था। जब मैं अमीर होता हूँ, तो मुझे एक यार्ड वाला घर मिल जाता है और मैं निश्चित रूप से मालिक से इसे मेरे लिए डिजाइन कराने जा रहा हूँ। लिन हुआंग मुस्कुराया और मन ही मन सोचा। दोपहर में जब लिन हुआंग फांसी के बिस्तर पर आराम कर रहे थे, लिन शिन, जिन्होंने अभी अभी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी, सीधे स्थिर निवास की ओर भागे। वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि होटल का कमरा कैसा दिखता है। लेकिन जब वह पहुंची, तो प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर उसने होटल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने लिन हुआंग को फोन करने के लिए अपने एम्परर्स हॉट रिंग का इस्तेमाल किया। उसने तुरंत उठाया और कहा, क्या आप स्कूल के साथ कर चुके हैं? हाँ, मैं होटल के प्रवेश द्वार पर हूँ। लिनशिन ने धीरे से कहा। अंदर आओ, कमरा 302। लिनहुआंग लटकते हुए बिस्तर से उतर गया, बालकनी पर खड़ा हो गया और लिनशिन की ओर हाथ हिलाया। लिन हुआंग को उस पर लहराते हुए देखकर लिन शिन को आखिरकार विश्वास हो गया कि यह कोई मजाक नहीं था जिसे लिन हुआंग उस पर खींचने की कोशिश कर रहा था। उसने उस पर हाथ हिलाया और होटल के गेट से अंदर कदम रखा। याद से गुजरते हुए वह होटल के रिसेप्शन में पहुंची। मालिक को अपनी ओर देखते हुए उसने तुरंत समझाया, मैं यहाँ अपने भाई के साथ हूँ। उसका नाम लिन हुआंग है। ओह, वह लड़का जिससे मैं अभी मिला था। वह कमरा 302 में है, यह तीसरी मंजिल के दाहिनी ओर है। होटल मालिक ने उसे सर हिलाया। शुक्रिया, लिनशिन ने कहा, अपनी जीप बाहर निकाल दी और सीढ़ियों से ऊपर चली गई। जब वह कमरे में पहुंची तो दरवाजा खुला था। लिनशिन ने कमरे के नंबर को देखा ताकि वह इसे दूसरे कमरे के लिए गलती न करे। 302, यह होना चाहिए। इसकी पुष्टि करने के बाद वह कमरे में चली गई। वाह, वह कमरे की साज सज्जा से प्रभावित थी। क्या यह सुंदर नहीं है? लिन हुआंग एक गिलास जूस लेकर उसके पास गई। हाँ, लिनशिन ने अपना सिर जोर से हिलाया और रस को संदेह से देखा। क्या हमें रस के लिए भुगतान करना होगा? उसने सवाल किया। नहीं, सब कुछ शामिल है। यहाँ तक कि कमरे में खाना पीना भी मुफ्त है, मैंने अभी होटल मालिक से इस बात की पुष्टि की है। समझाने के दौरान लिन हुआंग मुस्कुराया। लिनशिन ने राहत में रस लिया। एक घूंट लेने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने कुछ घूंट में जूस खत्म किया और कहा, यह स्वादिष्ट है। भाई, यह क्या है? मुझे नहीं पता, होटल के मालिक ने कहा कि उसने ये ड्रिंक खुद बनाई है। इसे शांत करने वाली चाय कहते हैं। मुख्य घटक एक राक्षस पौधे की जड़ के रस से था। मुझे लगता है कि यह भी वास्तव में अच्छा है। लिन हुआंग ने उस दिन एक जोड़े को एक गिलास दिया था। वह कभी भी मीठी चीजों के प्रशंसक नहीं थे, लेकिन वह पे अनूठा था। यहाँ का खाना भी स्वादिष्ट है। क्या आप भूखे हैं? अगर आप हैं, तो चलिए अब रात के खाने के लिए चलते हैं। लिन हुआंग ने पहले होटल में अपना दोपहर का भोजन किया था, इस तरह वह जानता था कि उनका खाना कितना स्वादिष्ट था। लिन हुआंग के पूछने से पहले लिनशिन भूखी नहीं थी, लेकिन अब वह बहुत उत्साहित थी जब उसने लिन हुआंग को उनके द्वारा परोसे गए स्वादिष्ट भोजन का वर्णन करते सुना। इसके बाद वे दूसरी मंजिल पर बने रेस्टोरेंट में चले गए। जब वे पहुंचे तो रेस्टोरेंट में पहले से ही कुछ मेहमान मौजूद थे। उनमें से ज्यादातर शिकारी की तरह लग रहे थे। वे उस टीम का हिस्सा रहे होंगे जो एक दिन पहले राक्षसों के शिकार में शामिल हुई थी। यह एक बुफे डिनर था। सभी व्यंजन छोटी प्लेटों में परोसे गए। वे दोनों वास्तव में निश्चित नहीं थे कि अधिकांश बर्तन और व्यंजन क्या थे, लेकिन वे प्रसन्न थे क्योंकि व्यंजन गर्म थे, जैसे कि वे अभी अभी ओवन से निकले हों। उन दोनों ने अपने लिए एक छोटी सी मेज ली और थाली में बर्तन ले गए। फिर वे खुदाई करने लगे। रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं थे। उनमें से अधिकांश आपस में बातें कर रहे थे, जबकि लिनशिन और लिन हुआंग भोजन में तल्लीन थे।
अचानक सारी बकवास बंद हो गई और रेस्टोरेंट पूरी तरह से शांत हो गया। सभी को दरवाजे की ओर देखते हुए लिन हुआंग और लिन जियांग ने भी उसी दिशा की ओर देखा। अध्याय 10। स्किल कार्ड पीस। काले कवच में एक लंबा आदमी द्वार पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह लगभग 2 मीटर लंबा था। वह भी होटल के मालिक की तरह गंजे थे। उसका चेहरा ठूंठ से भरा हुआ था और एक लंबा निशान था जो उसके माथे के बाईं ओर से उसकी बाईं आंख के बीच से लेकर उसकी ठुड्डी तक फैला हुआ था। उनकी बाईं आंख में भी सफेदी नहीं थी। यह एक कट से एक निशान था और उसकी बाईं आंख अंधी हो गई थी। निशान और आंख ने उसके चेहरे पर जोश भर दिया। अपने कद और चेहरे के साथ उसने अपने आसपास के लोगों को उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दी। जब लंबा आदमी रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो उसने सभी को घूर कर देखा। उसकी निगाह से बचने के लिए लोगों ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। यहां तक कि लिन हुआंग ने भी उससे नजरें मिलाने से परहेज किया। लिन हुआंग ने फिर लिन शिन की पीठ थपथपाई ताकि वह अपना खाना थोड़ा जल्दी खत्म कर सके। हैरानी की बात यह है कि बुफे से खाना खाने के बाद वह आदमी लिन हुआंग और लिन शिन की ओर चल पड़ा। फिर वह उनके पीछे टेबल पर अकेला बैठ गया। वह जिस सीट पर बैठे थे वह सीधे लिन हुआंग के सामने थी। लिन हुआंग ने ऊपर देखा और उन्होंने गलती से आंखें बंद कर लीं। लेकिन दोनों में से किसी ने मुड़कर नहीं देखा। इसके बजाय वे एक दूसरे की जांच कर रहे थे। लिन हुआंग ने तब सोचा कि उस आदमी ने उसे चुना है जो बहुत अजीब है। रेस्तरां के 10 लोगों में लिन शिन को बाहर रखा गया। उन्हें यकीन था कि वह सबसे कमजोर और सबसे गरीब व्यक्ति था। आदमी के पास उसे नोटिस करने का भी कोई कारण नहीं था। शायद मैं यहाँ नया चेहरा हूँ जो उसने पहले कभी नहीं देखा। लिन हुआंग ने निष्कर्ष निकाला। जैसे ही वे दोनों रात का खाना खत्म करने के बाद खड़े हुए, लिन शिन के पीछे वाले व्यक्ति ने अपनी कटलरी नीचे रखी और उनकी ओर चल दिया। लिन हुआंग ने नाटक किया कि उसने उसे नहीं देखा और लिन जिन को खींच लिया, जबकि वे जल्दी से रेस्तरां से बाहर निकल गए। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो युवक भी वहीं था। जब वे दाईं ओर मुड़े तो वह व्यक्ति उसके पीछे हो लिया। आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? लिन हुआंग ने मुंह फेर लिया और उस आदमी से सवाल करने के लिए मुड़ा, जबकि लिन शिन उसकी पीठ पर था। यह मेरे कमरे का रास्ता है, उस आदमी ने कहा और लिन हुआंग की ओर देखा। फिर वह उनके पास से गुजरा और गलियारे के अंत तक चलता रहा। फिर वह कमरा 301 के सामने रुका और अंदर चला गया। लिन हुआंग शर्मिंदा था। वह लिन जिन के साथ उनके कमरे में वापस चला गया। भाई, वो अंकल बहुत डरावने लग रहे थे। दरवाजा बंद होने के बाद लिन शिन ने कहा, जब मैंने उसे अभी अभी हमारी ओर भागते हुए देखा तो मुझे लगा कि वह एक बुरा आदमी है। चिंता मत करो, दिन के उजाले में भले ही वह एक बुरा आदमी हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस होटल में इतने सारे शिकारी हैं, इसमें डरने की क्या बात है? उसने कहा, उसे शांत करने की उम्मीद में। लिन हुआंग ने याद किया कि मालिक ने उसे बताया था कि कमरा 301 में मेहमान एक अजीब आदमी था जिसने आधी रात को बगीचे में तलवार चलाने का प्रशिक्षण लिया था। वह वाकई अजीब है, लिन हुआंग ने मन ही मन सोचा। रात के खाने के बाद लिन हुआंग रिजर्व हंटर के पिछले आकलनों की पुरानी क्लिप देखते रहे। हंटर एसोसिएशन कभी भी कोई पूर्ण मूल्यांकन वीडियो जारी नहीं करेगा, केवल कुछ बकाया लेता है। यह मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए एक विज्ञापन के रूप में था। बेशक लिन हुआंग कार्रवाई को देखने के लिए वहां नहीं था। वह केवल मूल्यांकन से जुड़ी संबंधित सामग्री या मुख्य परीक्षक के सोचने के तरीके को चाहता था जो मूल्यांकन के लिए सहायक हो सकता है। उन्होंने 20 से अधिक वीडियो देखे और कुछ दस्तावेज पढ़े। जल्द ही आधी रात हो गई। लिन शिन अपने दांत ब्रश करने के बाद बिस्तर पर चली गई। लिन हुआंग ने खड़े होकर अपने शरीर को फैलाया, हॉट नेटवर्क को बंद कर दिया और सोने से पहले नहाने चले गए। सोने के कुछ मिनट बाद लिन हुआंग ने सुना कि कोई गलियारे में दरवाजा बंद कर रहा है। उसने अपनी अंगूठी से प्रक्षेपित घड़ी को देखा। 12 बजे थे। लिन हुआंग हिचकिचाया, फिर वह उठ बैठा और धक्का देकर बालकनी का दरवाजा खोल दिया। वह अपना पजामा लेकर बालकनी में गया और अपने नीचे के बगीचे को देखा। बगीचे के प्रवेश द्वार के पास 2 दीपक थे जो पूरे बगीचे को रोशन करते थे।
चारों ओर झाड़ियों से कीड़ों के चहकने की आवाजें आने लगीं। जल्द ही दाग धब्बे वाला आदमी होटल के दरवाजे से बाहर चला गया। वह हाथ में काली तलवार लिए बगीचे के बाईं ओर घास वाले क्षेत्र में चला गया। लिन हुआंग को इस तरह की तलवार की कीमत सीमा का अंदाजा नहीं था। अजीब तरह से, उसकी चिंता उस घास के लिए थी जिस पर वह आदमी कदम रखता था। क्या फेला हर दिन घास को नष्ट कर देता है, मालिक को इसे ठीक करने के लिए छोड़ देता है। उस आदमी ने आंखें बंद कर लीं और जहां था वहीं खड़ा हो गया। अचानक उसने अपने में तलवार उठाई, दाहिने हाथ, और इसे तिरछे तरीके से घुमाया। लिन हुआंग दंग रह गया। अभी उनके पास जो कमी थी वह एक शक्तिशाली आक्रमण कौशल थी। फिर उसने उस आदमी की हर हरकत पर अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी तकनीक में 18 शैलियां थीं। उन्होंने जो प्रदर्शन किया, उससे तकनीक अविश्वसनीय रूप से शातिर लग रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि लिन हुआंग चुपके से देख रहा था। उन्होंने एक ही तकनीक के 3 सेटों का अभ्यास किया, अपनी तलवार मढ़ दी और फिर होटल लौट आए। तकनीक को याद करने के बाद, लिन हुआंग ने अपने नंगे हाथ से इसका अभ्यास किया। यह बहुत असंतोषजनक था। फिर उन्होंने भंडारण स्थान से अपनी तलवार उठाए और वास्तविक अभ्यास किया। उसके पास वास्तव में अच्छी याददाश्त थी और वह उन 18 शैलियों को दोहराने में कामयाब रहा जो पहले आदमी द्वारा पूरी तरह से अभ्यास की जाती थीं। जैसा कि उसने अपना सारा ध्यान अभ्यास पर केंद्रित किया, उसने यह नहीं देखा कि जिस घास पर वह कदम रखा था, उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। जब लिन हुआंग प्रशिक्षण के 5वें सेट पर थे, तो उन्होंने एक अधिसूचना जिंगल सुना और उनके सामने एक अर्ध पारदर्शी बॉक्स दिखाई दिया। बधाई हो, आपने एक स्किल कार्ड, द ग्रेट स्वॉर्ड स्क्रिप्चर, टुकड़ा प्राप्त किया है X1। जब उसने नोटिफिकेशन देखा तो लिन हुआंग उत्साहित था। इसने उन्हें और भी अधिक अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। मुझे यकीन नहीं है कि उन्हें स्किल कार्ड में संयोजित करने के लिए मुझे कितने टुकड़े एकत्र करने होंगे। लेकिन मुझे परवाह नहीं है, मैं आज रात कुछ 100 बार अभ्यास करूंगा। मुझे यकीन है कि तब तक मेरे पास पूरा स्किल कार्ड होगा। हालांकि 3 बार और अभ्यास करने के बाद कुछ भी पुरस्कृत नहीं हुआ। शायद मुझे हर 5 अभ्यास सेट में एक बार पुरस्कृत किया जाएगा। फिर उन्होंने 2 बार और अभ्यास किया, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं था। क्या हो रहा है? लिन हुआंग ने सोचा कि यह अजीब था। क्या इसका अभ्यास की मात्रा से कोई लेना देना नहीं है? फिर यह क्या हो सकता है? उसे आश्चर्य हुआ। संदेह को ध्यान में रखते हुए, लिन हुआंग ने 8वीं बार अभ्यास करना जारी रखा। अचानक अधिसूचना बॉक्स फिर से पॉप अप हुआ। बधाई हो, आपने एक स्किल कार्ड, द ग्रेट स्वॉर्ड स्क्रिप्चर, के टुकड़े प्राप्त किए हैं X1। मुझे एक और मिला। क्या यह यादृच्छिक हो सकता है? लिन हुआंग मदद नहीं कर सकता था लेकिन जियो हेई से पूछ सकता था। जियो हे, क्या कौशल के टुकड़े बेतरतीब ढंग से आते हैं? नहीं, केवल तभी जब कौशल का प्रभाव स्वयं कौशल के 80% से अधिक हो, इसे एक प्रभावी अभ्यास सेट माना जाएगा। प्रभावी अभ्यास सेट के लिए, आपको हर बार स्किल पीस से सम्मानित किया जाएगा। जब तक प्रभाव 100% न हो, दोहराव आपको अधिक कौशल के टुकड़े नहीं देगा। तब आपको कौशल के टुकड़े उचित पुनरावृत्ति के साथ मिलेंगे। जियो हेई द्वारा दिया गया जवाब लिन हुआंग के लिए बहुत मददगार था। इतना ही, इसका मतलब है कि जिस समय मुझे कौशल के टुकड़े नहीं मिले थे, वह मेरे प्रदर्शन के 80% के बुनियादी मानक से कम होने के कारण था और मैंने 5वें अभ्यास पर मानक हासिल किया था। हालांकि मुझे बाद में कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने अगले 5 बार उसी मानक को दोहराया। उसने निष्कर्ष निकाला। अब जब वह समझ गया, लिन हुआंग अपनी प्रथाओं के बारे में गंभीर हो गया। उसने उस आदमी को बगीचे में करते हुए जो कुछ देखा उसे याद करते हुए वह सब कुछ अभ्यास कर सकता था। वह 100% कौशल प्रभावशीलता हासिल करने तक अधिक से अधिक कौशल प्राप्त करना चाहता था। उन्होंने बार बार अभ्यास किया। जब अगली सुबह भोर हुई, लिन हुआंग ने 100 से अधिक बार अभ्यास किया था। फिर थक हार कर वह अपने कमरे में चला गया। हालांकि टुकड़ों को प्राप्त करने की उसकी संभावना केवल 20% थी और वह दिन के अंत तक केवल 21 टुकड़े प्राप्त करने में सफल रहा।